अच्छा चलो, अभी मैंने कहा था कि लास्ट में आप लोगों ने रीड किया या टाइम नहीं मिला? मैडम टाइम ही नहीं मिला, इतने क्लासेस थे। अभी तो सर की क्लास खत्म हो गई। डॉक्टर ऐसी की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं, मैंने तो 4 बजे 4:30 छोड़ा था, 6 बजे के करीब उनकी क्लास स्टार्ट हुई, फिर मैं कल से लेट छोड़ूँ? मैम असल में उन्होंने आज एमसीक्यूज के बाद अपर मोटर लोअर मोटर न्यूरॉन रीजन्स भी करवाई हैं। वो कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको नहीं आती थी। ओके, ओके। असल फिर बंदा ये भी नहीं कह सकता ना कि जिन्हें आती है वो उधर रखें और बाकी इधर आ जाएँ, ये थोड़ा-सा एक अजीब-सा मतलब मैनेज नहीं हो पा रहा टाइम ना। अब देखो मैंने अभी आज माइक्रो भी कराना था, अब तो ये मुश्किल से सेल ही होगा। चलो, क्योंकि आप लोगों की भी क्लास है ना फिर सर्जरी की, फिर पता है कितने कम एमसीक्यूज़ होते हैं। चलो, ख़ैर हम इसको कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट के बाद मैं फिर वीडियो रिकॉर्ड जो-सी वो शेयर कर दूँगी और फिर हम अपना सर्जरी का करेंगे। कल फिर आपकी मॉर्निंग में जल्दी क्लास रखूँगी, 2 क्लासेज़ होंगी। आज तो मैं उठी नहीं थी, तो इसलिए। कोई नहीं, कल से। अच्छा ये वाले तो पढ़ने वाले ही थे सारे। सिंगल जीन ऑटोसोमल डोमिनेंट एकॉन्ड्रोप्लेजिया, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट में वो कहते हैं कि अपर एंड लोअर लिम्ब नॉर्मल ट्रंक, ठीक है। स्मॉल, तो ये किसकी एकॉन्ड्रोप्लेजिया की बात कर रहे हैं? कोलोनिक कार्सिनोमा ऑटोसोमल डोमिनेंट फैप के साथ कह रहे हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर रेटिनोब्लास्टोमा, वो जो आई थी उसकी, ठीक है। इसके बाद है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट कौन सा है? एडिनोमेटस पॉलिप फैप वाला। फिर उसके बाद वो कहते हैं आपको हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस, जो बारिश के कतरे हैं, ठीक है। एडिनोमेटस पोलिपोसिस, फिर हंटिंगटन डिजीज, ठीक है। हमने कहा हंटर वाली हंटिंगटन डिजीज, ठीक है। ये मैं आज देख रही थी, ये आपका एसके सीरीज का जो मेडिसिन का पहला पेपर है उसमें भी है। चाइल्डहुड रेटिनोब्लास्टोमा, वही आई के साथ ही लिखा हुआ था उधर, ठीक है। अब रिसेसिव में आपकी आती हैं कन्फर्म द डायग्नोसिस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, वो जो ग्रास बनी हुई थी, ठीक हो गया। इसके बाद वो जो ब्रांड था अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में आपका आता एक्स ए बी एक्स कार, ठीक है। तो आपका एच हीमोफिलिया ए। डिशन मसल डिस्ट्रॉफी मैंने कहा था कि ये रिसेसिव में आएगा, डोमिनेंट में नहीं आएगा। फिर उसके बाद सब कुछ नीचे ये लिखा हुआ है। अब ऊपर वाला थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो हमने नहीं पढ़ा यहाँ से। ये तो हमने पढ़ लिया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोसोमल डोमिनेंट? एकॉन्ड्रोप्लेजिया, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, अच्छा ये इसने सारे निमोनिक्स बताए हुए हैं, इनकी करने की ज़रूरत नहीं है, देख लेना अगर करना हुआ। मेल ऑलवेज केसेस नेवर कैरियर्स, ये किसकी बात कर रहा है आपसे? एक्स लिंक्ड डिजीज की बात कर रहा है। फीमेल्स जो सी हैं वो आपकी क्या है? कैरियर नेवर केसेस, मतलब डिजीज नहीं होगी, कैरियर होंगी। चलो ये सारा हो गया, इतना सही छोड़ा था आप लोगों को पढ़ने के लिए मैंने। चलो अब हम यहाँ थे 40% डीप बर्न है, ठीक है। देखो बर्न के कुछ क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम वो जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लेते हैं। बर्न में सबसे पहले वो कहता है कि क्या होगा? डिक्रीज प्रोटीन होगा। फिर बर्न में वो कहता है कि सीरस फ्लूइड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहता है सेकंड डिग्री बर्न देता है, जिसके अंदर वो बुलेट सी फील्ड एक बुलाए होंगे, ठीक है। एक होता है सिर्फ सुपरफिशियल स्किन, जब बुलेट्स आ जाएगा सेकंड डिग्री। फिर थर्ड डिग्री के साथ देते हैं कि आपके पास क्यूटेनियस वाटर लॉस होता है, ठीक है। फिर है पुअर प्रोग्नोसिस किसके? डीआईसी। बर्न में फिर कीलोइड का देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कालों में कीलोइड बनेगा जो बियॉन्ड मार्जिन से एक्सटेंड करता है, और कॉन्ट्रैक्चर्स देते हैं, ठीक है, जो कि एक नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन है इसकी, ठीक है। फिर उसके बाद सक्सामिथोनियम नहीं दोगे, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा दे सकते हो? कैटामीन, ठीक है। वो कहते हैं हीमोडायनामिकली अनस्टेबल, तो क्या दोगे? इटोमिडेट, ठीक है। इसके बाद इसमें बर्न में क्या होता है? हाइपरक्लीमिया। हाइपरक्लीमिया और किस में होता है? एक्सरसाइज में। और किस में? डिहाइड्रेशन में। और क्या था? बस यही थे मेरा ख्याल है। आफ्टर बर्न विच मेजर कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इन बर्न प्रोटीन बिकम एल्ब्यूमिन, ठीक है, डेफिशिएंट। मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट में क्या होगा? कॉमन टू द पेशेंट इज बर्न हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया नॉर्मली, यार इसको क्या हो गया? एक सेकेंड मेरा, चलो अब चल रहा है पेन। हाइपोनेट्रीमिया। Nutritional assessment in burn patient is done by albumin. Increase viscosity due to burn due to loss of protein. Viscosity और किस में बढ़ेगी? कोई ऐसी कंडीशन? पॉलीसाइक्लिन यानी और टायरोटॉक्सिकोसिस में। हम्म
प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी में वो कहते हैं इंक्रीज विस्कोसिटी, प्लाज्मा एक्सपेंशन और क्या कहते हैं प्लाज्मा एक्सपेंशन, इंक्रीज विस्कोसिटी, हाँ, हीमोडाइल्यूशन, इन सब के साथ एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। हीमोडाइल्यूशन, चलो, a patient with 40% burn develop edema, cause is hypoalbuminemia, cause of burn in patient skin graft। अच्छा जी, मुझे बताओ कि बोन ग्राफ्ट कहाँ से लेते हैं? फिबुला से। कौन से और पार्ट से? सारी फिब्यूला लगा दोगे? ये डॉक्टर काजी थे? ये किसकी आवाज थी? मैडम मैं तो बहुत थक गए बेचारे डॉक्टर काजी, आवाज की ऐसे थकी थकी आवाज आ मैडम रही। मैंने आधा घंटा दिया था चाय पानी के लिए, क्या हुआ, पी के नहीं आए? एनर्जी क्यों इतनी लो हो गई है? मैडम मैंने हेडफोन लगाया इसलिए आपको आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, नहीं एनर्जी भी लो हुई है। अच्छा चलो छोड़ो। अच्छा जी, वेन कौन सी होगी ग्राफ्ट के लिए? Venus, ओके, ग्रेट सेफनेस। नर्व कौन सी डायरेक्ट होगी? सीनस से नर्व कौन सी होगी? सूरन नर्व। प्लूरल नर्व। मसल कौन सा होगा? प्लांटाइटिस उड़ गए। प्लांटाइटिस। ये छा गए हो सब लोग। चलो, आज डॉक्टर एसन भी कह रहे थे कि बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, गुड। अच्छा जी, इनबर्न पेशेंट फीवर है, हाइपरटेंशन है, ब्लीडिंग है, टाइफाइड, ठीक है, तो क्या है ये डीआईसी, पुअर प्रोग्नोसिस, ठीक है। एथलीट है, 3rd डिग्री बर्न है, ठीक है, काला नहीं है तो कॉन्ट्रेक्चर, ठीक है। इसके बाद कहते हैं केस ऑफ बर्न है, स्किन ग्राफ्ट नॉट नीडेड, डिसाइडेड टू ऑन, चाहिए या नहीं चाहिए, स्किन अपेंडेजेस की बेस पे आप डिसाइड करोगे कि ग्राफ्ट चाहिए या नहीं चाहिए। अच्छा, जीनोग्राफ्ट और एलोग्राफ्ट ये आता है, ये क्या आते हैं दोनों चीजें? आते हैं ना एमसीक्यू? xenograft from different species or allograft from same species. But हेलो आल, हम आल हैं, हम सेम हैं, ठीक है, और जो आपके जीनो है वो डिफरेंट हो गया, ठीक है। चलिए जी। अच्छा जी, पेशेंट विद स्फीयर बर्न है, केम ईआर ओन हिस्ट्री एडिमा व्हिच इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू कैपिलरी परमिय, हाँ जी, एंडोथेलियल डैमेज, कैपिलरी परमिएबिलिटी, ठीक है। ये सारी चीजें तो वो फिर क्या हो जाएगा, आपके फ्लूइड की लीकेज, एक्स्ट्रावेसेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, परमिएबिलिटी की वजह से। अच्छा जी, एट विच टेम्परेचर हॉट एंड बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन इज फेल्ट 45 डिग्री। अच्छा जी, वो देखो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। एट विच टेम्परेचर हॉट एंड बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन इज फेल्ट, देखो हॉट है, एक है आपको हल्का सा गर्म फील हुआ, एक आपको अब हल्का नहीं, ज्यादा गर्म भी, और फिर बर्निंग हॉट कि अब जल रही है स्किन, ठीक है, तो वो है 45 डिग्री। अच्छा मुझे ये बताओ, नॉसी सेप्टर्स क्या होते हैं? पेन रिसेप्टर्स होते हैं। फ्री तो नर्व क्या एंडिंग्स। अच्छा, जब आपके एक्सट्रीम हॉट होगा या एक्सट्रीम कोल्ड होगा तो कुछ फर्क पड़ेगा नोसिसेप्टर्स को? यार इतना टाइम नहीं है, मैं वेट नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ खुद ही, ठीक है। नोसिसेप्टर्स जो से आपके, अब इसमें क्या होता है कि जब भी एक्सट्रीम हॉट होता है, 52 डिग्री दिया होता है उसमें अक्सर सिनेरियो में, या फ्रीजिंग कोल्ड होता है, ठीक है, तो इन दोनों फ्रीजिंग कोल्ड, इन दोनों सिचुएशन में आपके नोसिसेप्टर्स होंगे जो कि लैमिना 1 के थ्रू है, ठीक है। फिर ये क्या, लैमिना 1 किसके एसोसिएटेड है, डीसीएमएल, ठीक है। अच्छा जी, एक मैकेनिज्म होता है लैटरल इनहिबिशन और लैमिना 1, ठीक है। अ पेशेंट विद 40% बर्न है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस लॉस है, which of the following electrolyte abnormally will present associated with low voltage action potential? देखो बच्चों, अब इसने हाइपोनेट्रीमिया लिखा हुआ है, लो वोल्टेज इसने लिखा हुआ है एक्शन पोटेंशियल, लो वोल्टेज एक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब क्या है एक्शन पोटेंशियल? हाइपोनेट्रीन। जी, जी जी मैडम, हाइपोनेट्रीन में लिखा हुआ है लो वोल्टेज के वो साथ। तो लिखा है, इसका मतलब क्या है? मैडम हमारे पास उसकी एक्शन पोटेंशियल की जो स्पाइक होगी वो लार्ज नहीं होगी, स्मॉल हाँ होगी। जी, जो उसका बेसिकली लेट्स सपोज ये एक्शन पोटेंशियल है, -90 था या -70, जिसका भी समझ लो, -90 -70, ये इसकी पीक है, ये है एम्पलीट्यूड, इसको कहते हैं हाइट, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है।
वोल्टेज इधर होते हैं आपका, टाइम आपका इधर होता है। ये जो वोल्टेज है ना, वो कहते हैं वोल्टेज नहीं है। तो वोल्टेज को ये ना समझना एक्शन पोटेंशियल के साथ मिक्स नहीं करना। वोल्टेज, हाइट और आपका ये ए से एम्पलीट्यूड, ये जब बात करेगा ये सोडियम की वजह से, जो कि डीपोलराइजेशन में हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट है, कैल्शियम है किसी में, इनफ्लक्स है, ठीक है। फिर सोडियम पोटेशियम, जो कैल्शियम और पोटेशियम, वो एस ए नोड, ए वी नोड, सॉरी एस ए नोड और बाकी वेंट्रिकल्स का और नर्व्स का सबका डिफरेंट है, ठीक है। वो आपको डॉक्टर एस ने कराया नहीं कराया तो एंड पे टॉपिक्स कर लेना, मैं एक एक दिन में एक एक दो दो टॉपिक्स करा दूंगी। अच्छा चलो, अब एक्शन, हाली एक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं कि अनएबल टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल, फिर कौन सा है? यार जल्दी कर दो। पोटेशियम, ठीक है। जब एक्शन की बात करेगा ना, एक्शन पोटेंशियल की, कि नहीं कर पा रहा, फिर सोडियम, पोटेशियम लो है। अगर वो वोल्टेज की, हाइट की या आपके एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है, फिर वो लो सोडियम है, ठीक है। और अब कैल्शियम से रिलेटेड क्या आएगा? कैल्शियम ज्यादा होता है तो फिर क्या होता है? मैडम हाइपर एक्साइटेबिलिटी। हाइपर एक्साइटेबिलिटी। कोई और डॉक्टर साहबा कुछ कह रही थी? नो मैम, मैं कैल्शियम इनफ्लक्स की बात कर रही थी जो प्लेटोफेस में होती है। हाँ जी, हाइपर एक्साइटेबिलिटी डिक्रीज कैल्शियम हाइपर एक्साइटेबिलिटी करता है या इंक्रीज कैल्शियम? डिक्रीज कैल्शियम। जी, तो सोडियम का डायरेक्ट रिलेशन है विद वोल्टेज, एम्पलीट्यूड एंड हाइट, ठीक है। सब ज्यादा होंगे सोडियम ज्यादा होगा, सब कम होंगे सोडियम कम होगा। फिर आपका पोटेशियम, पोटेशियम का भी डायरेक्ट रिलेशन है एक्शन पोटेंशियल से, ज्यादा होगा पोटेशियम ज्यादा होगा, कम होगा तो पोटेशियम कम होगा। कैल्शियम का इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। लेट्स सपोज कि एक्साइटेबिलिटी ज्यादा है तो आपका एक्शन पोटेंशियल, सॉरी वो जो एक्साइटेबिलिटी है, कैल्शियम कम है तो एक्साइटेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसका इनवर्स रिलेशन है एक्साइटेबिलिटी। दूसरी चीज, ये डॉक्टर यूसुफ ने लिखा है, सिस्टोलिक अरेस्ट। हाइपोकैल्सीमिया कराते हैं या हाइपरकैल्सीमिया? मैम हाइपर कैल्सीमिया और हाइपोकलीमिया। हाइप सॉरी, और जो डायस्टोलिक अरेस्ट है वो? मैडम सिस्टोलिक करेक्ट हमारे पास हाइपर कैल्सीमिया और डायस्टोलिक मैडम हाइपर कैल्सीमिया। अच्छा देखो, ये कंफ्यूज नहीं कर रहे हो आप लोग सिस्टोलिक अरेस्ट का? जी, मैम सिस्टोलिस अरेस्ट में हाइपर कैल्सीमिया और हाइपोकैलीमिया होता है। ठीक है। तो और डॉक्टर काजी भी आपने क्या बताया था? हाँ जी, डायस्टोलिक मैंने ऑपोजिट भी हो यही जाएगा। बताया मैडम। अच्छा, मुझे ना शायद ऑपोजिट समझ लगी थी। चले ओके, ये चीज नहीं भूलनी, ठीक है, ये वाली। ये भी एमसीक्यूज हैं बच्चों। अभी ये सारे एमसीक्यूज जब ये भी कर रहे हैं तो चलो एक काम कर लेते हैं, जल्दी से ये देख लेते हैं। एमआई में क्या होता है? एसटी डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज है टॉल टेंटर टी वेव किधर है? हाइपरकैलीमिया, यू वेव्स किधर है? हाइपोकैलीमिया, हाइपोके इन्वर्टेड टी किधर है? मैडम ओल्ड इस्कीमिया एम में। आई। ओल्ड एमआई हाइपोक्लीमिया में इन्वर्टेड टी वेव विद यू आते हैं। जे वेव्स किधर आती हैं? हीट स्ट्रोक वगैरह में ना जे वेव्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा किसका आता है? पी माइट्रेल किस में आता है? माइट्रिक्स में। माइट्रिस माइट्रल स्टीनोसिस। अच्छा जी, एबनॉर्मल सॉरी एब्सेंट पी वेव किस में होता है? एट्रियल फिब्रिलेशन। सॉटूथ किस में होती हैं? एट्रियल फ्लटर, एयर एट्रियल फ्लटर। फ्लटर। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, पी वेव विद नो रिलेशन विद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। मैडम 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक। 3rd डिग्री हार्ट। ओके, P wave followed by Q wave at interval 2:1, 3:1 drop beat, बताओ। दिस टाइप 2, मोबिट्स टाइप 2। टाइप 2 सेकंड टाइप डिग्री 2 और 1 में क्या फर्क है? पीआर इंटरवल मैडम कांस्टेंट इसमें रहेगा। प्रोग्रेसिव लेंथ में
अच्छा टाइप ना 1 के साथ वैसे एमसीक्यू देता है, ठीक है? अभी मुझे सिनेरियो याद नहीं एग्ज़ैक्ट। और 30 कैनन एवेव्स किधर होंगी? मैडम राइट एट्रियम नहीं, वो तो डायलेशन। ठीक है। 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होते हैं? कैनन एवेव्स नहीं होती? कंप्लीट हार्ट ब्लॉक कैनन एवेव्स, ठीक है? चलो बच्चों, ये आप लोगों का मैंने जल्दी से एक ईसीजी का जितने टोटल थे ना ऑलमोस्ट मैंने कवर करा दिए। चलो, अ पर्सन ब्रॉट इन ईआर बर्न्स, ही वाज एडमिटेड लेटर ऑन, ही डेवलप फीवर एंड ब्लीडिंग डायस्टिसिस, ठीक है? डीआईसी की बात कर रहे हैं। 70 डिग्री बर्न, आईसीयू में ब्लीडिंग है, डायस्टिसिस है, हाइपोटेंशन एंड टैकीकार्डिया, तो डीआईसी। स्किन बर्न है, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बाय ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है? कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है या कॉन्ट्रैक्चर्स हैं? कंट्रैक्शन लिखा मैडम। चलो अच्छा, केटामिन इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक रिपेयर ड्रेसिंग ऑफ बर्न पेशेंट बिकॉज इट हैज प्रोफाउंड एनाल्जेसिया, तो एनेस्थीसिया किसका है प्रोफाउंड? नाइट्रिक ऑक्साइड। किस, हाँ जी, प्रोफाउंड एनेस्थीसिया नाइट्रिक ऑक्साइड का किसके कॉम्बिनेशन के साथ? वो एक आता है ना आपका, हेलोथिन दिया होता है शायद, के पता नहीं क्या दिया होता है, हेलोथिन के साथ, ओके ठीक है। हेलोथिन के साथ फिर आप ये ऐड करते हो फॉर प्रोफाउंड एनेस्थीसिया। यंग चाइल्ड हिस्ट्री ऑफ बर्न गॉट ट्रीटमेंट आफ्टर 24 और डेवलप एडिमा ड्यू टू एंडोथेलियल रिट्रैक्शन। देखो, एक एंडोथेलियल रिट्रैक्शन होगी। अब सारे स्टेटमेंट्स ना इकट्ठे करना शुरू करो। ये देखो, एंडोथेलियल रिट्रैक्शन होगी, कैपिलरी परमिएबिलिटी होगी, ठीक है? और साथ में वही जो आपका ये कर लो, हाइपोनेट्रीमिया हो गया और प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी। चलो जी आगे, क्वाशियाकर और मेरास्मस, ये सब क्या है? प्रोटीन, एनर्जी, मैल न्यूट्रिशन। इसमें प्रोटीन कौन सा है और एनर्जी कौन सा है? कैलोरी से रिलेटेड कौन है और प्रोटीन से रिलेटेड कौन है? क्वाशियोकर प्रोटीन मैम रिलेटेड है क्वाशियोकर में मेरा प्रोटीन डेफिशिएंसी और मरासमस में कैलोरी। एनर्जी, कैलोरी। देखो वो कहते थे मिरासी का बच्चा, ठीक है? मिरासी जो उनसे होते हैं ना, वो बिल्कुल जैसे थिन लीन पतले से सूखे से, ठीक है? तो बेसिकली इसमें क्या है कि खाना नहीं मिलता, कैलोरी एनर्जी। क्वाशियोकर बेसिकली प्रोटीन भी तो आपका खाना ही है, ठीक है? ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट्स में ही है आपका, बल्कि आपकी जो बैलेंस डाइट में है उसमें प्रोटीन ज़रूरी है, ठीक है? बट प्रोटीन, एनर्जी, मैल न्यूट्रिशन, उधर से आपको कैलोरीज भी बिल्डअप होंगे तो वो नहीं मिल रहे प्रॉपर। अच्छा, प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन रिजल्टिंग इन स्किन लेयन एडिमा ड्यू टू डिक्रीज ऑन कॉर्टिक प्रेशर, लिवर malfunction, फैटी चेंज ड्यू टू डिक्रीज एपोलिपोप्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है? तो बेसिकली फैटी चेंजेस भी हैं इसमें। अभी ये देखो, सबसे पहले इसमें ओवरऑल किस में एडीमा, जनरलाइज्ड एडीमा किस में है? मैडम क्वाशियोकर में जनरलाइज एडिमा। जनरलाइज्ड एडीमा, ठीक है? इसमें लिवर भी फैटी हो जाएगा, ठीक है? इसमें हाइपर, अच्छा देखो ये जो इसके साथ दे रहा है सिर्फ और सिर्फ जो आपको एमसीक्यूज देता है वो आपको ये पूछेगा, जनरलाइज्ड एडीमा देगा और पूछेगा ये कौन सा है, बस साथ में ये दे देगा। इसमें आज सच और कुछ नहीं है, ज़्यादातर वो ये मिरासमस पूछता है, ठीक है? प्रोटीन, एनर्जी, मैल न्यूट्रिशन है। इसमें वो कहेगा इन कैलोरीज बट नो न्यूट्रिएंट्स आर entirely absent. Old man appearance as retardation, abdomen is shrunken, clinical picture child who looks like an old man. अच्छा बस ठीक है, इधर सिर्फ आपको ये देगा कि थिन्स है, स्ट्रीक लाइक हेयर्स, वो जो आपके हेयर्स बड़े अजीब से होते हैं वो किस में होते हैं? स्पार्स हेयर, ये इसकी बात करता है, ठीक है? इसका सिनेरियो स्पार्स हेयर्स के साथ देता है, ठीक है? मुझे वो सिनेरियो से याद है कि हेयर्स के साथ आता है, ठीक है? ये साथ में और जनरलाइज एडिमा की बात करेगा और इधर सिर्फ बात करेगा कि जी डाइट वगैरह नहीं है, थिन लीन सा है, ठीक है? तो वो किसकी बात कर रहा है? इसकी, मेरास्मस का, ठीक है? 6 ईयर ओल्ड है, प्रेजेंटेड ओपीडी एपैथी पेरिफेरल एडिमा, ठीक है? ये देखो, एपैथी है, पेरिफेरल एडिमा है, एनलार्ज लिवर है तो फैटी लिवर हो गया, ठीक है? लो सीरम एल्ब्यूमिन है, मॉडरेट एनीमिया, तो ये किधर चला गया? आपकी क्वाशियोकर, ठीक है? 4 ईयर गर्ल है, नो कंजेनिटल एनोमली प्रेजेंट विद एडिमेटस बॉडी एंड डिस्टेंडेड एब्डोमेन। फिर अब देखो, जब पूरा एब्डोमेन डिस्टेंडेड है, हिपेटोस्प्लीनो, ब्रिटल शाइनी वीक हेयर, ये एमसीक्यू में ये स्टेम होती है, ब्रिटल शाइनी हेयर्स,
हाइपर पिगमेंटेशन, डिस्क्वेमेशन, ठीक है, तो ये भी क्वाशियोकर है। फिर ब्लीडिंग गम्स हैं, अल्टर्ड रेजिस्टेंस टू वेसल्स है, फ्रेजाइल वेसल्स आर द साइन ऑफ स्कर्वी। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, दिस इज नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट, आयरन, ठीक है। और साथ में आपकी जो सी है हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन, लाइसिन, इसके साथ वो सब कुछ आ जाएगा कोलेजन की स्ट्रेंथनिंग के लिए। अच्छा जी, 11 मंथ बेबी है बाय मदर विद कंप्लेंट्स दैट द बेबी सेमी अनकॉन्शियस एंड लिस्टलेस। देखो, ये सेमी अनकॉन्शियस के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। नो रिस्पॉन्स टू वोकल स्टिमुलेशन, वेट 60% ऑफ एज, स्मॉल पर्पल कॉन्ट्यूजन्स की भी बात कर रहा है, तो ये फिजिकल अब्यूज है, ठीक है। एक आपके पास आता है वो जो अंकल भी होता है उसका, ऑस्टियो ऑस्टियोजेनिस इम्परफेक्टा के साथ हाँ, मल्टीपल नर्व ऑस्टियोजेनेसिस, फ्रैक्चर होता है मैडम इसमें। बिल्कुल ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ब्लू स्क्लेरा और इस तरह से आएंगे सब। मैं जब जल्दी जल्दी कोशिश करती हूँ ना, मैं फंसने लग जाती हूँ बोलते बोलते। अच्छा चलो, अब मैकार्डल, अच्छा जी, ये जी हमने उस दिन भी रह गई थी हमारी डिजीजेस जो हमने कहना था कि किस तरह याद करनी है, ठीक है। मैकार्डल डिजीज है, पॉम्पीज डिजीज है, कॉरी डिजीज है, तो ये कैसे याद करना है? मैडम वॉनगर की डिजीज हमारे पास जी ग्लूकोज ग्लूकोज फॉस्फेट के साथ एक फॉर्मुलेशन नहीं नहीं, वो तो ठीक हो गया, वो जिस तो ठीक तरह हो गया। हमारे पास ना VIP TM, ठीक है। वी है हमारे पास वॉन गिकर्स, P से पॉम्पी, C से कॉरी और M से मैकार्डल। बस आपने 4 को छोड़ देना, बाकी 1 2 3 और 5 को याद रखना है, ठीक है। ये जो G है ना इसका, इससे आप रखो याद ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, इसकी डेफिशिएंसी। अच्छा, इसका किसका MCQ, चलो अभी छोड़ो। अच्छा, 2 से याद रखो 2 और 3, ठीक है। इधर अल्फा, उस दिन डॉक्टर साहब कोई कह रही थी अमाइलो और अल्फा, है ना, कि उधर अमाइलो लिखा हुआ है, कंफर्म किया था फिर आप लोगों ने? अच्छा, 2 का डबल करो तो 2 का क्या है, 4, ठीक है। 3 का डबल करो तो क्या है, 6, ठीक है। ग्लूकोसाइडेज, ठीक है। M से मैकार्डल, M से मसल फॉस्फोराइलेज, आसान हो गया, होप सो आसान हो गया बच्चों, आसान हो गया। यस मैम। यस मैडम। मुझे इतना तरस आ रहा है आप लोगों पे, इतनी थकी थकी आवाजें आ रही हैं आज, ज्यादा थक गए हो आप लोग। मैडम मुझे मुझे तो क्लिनिक भी बंद करने का टाइम नहीं मिला अभी तक। ओह अच्छा, क्यों पेशेंट ज्यादा ही है? वैसे ताला गुम गया, चाबी गुम गई है? मैम क्लासेस ही चल रही हैं 2 बजे से लेके अभी तक। अच्छा अच्छा, नहीं इसको ना कुछ मैनेज करते हैं, पता नहीं क्या करेंगे, समझ नहीं लग रही। चलो कुछ बताना आप लोग अपना कि किस तरह से मैनेज करें, फिर मैं ये कि क्लास लेना स्टार्ट कर दूं और मैडम कुछ अगर करूं उस पर। मॉर्निंग में क्लास अरेंज हो जाए तो फ्रेश भी होता है बंदा और बड़ी अच्छी चाहिए। चलिए, आप लोग की फिक्स क्लास मेडिसिन की 12 o'clock की होती है, यस मेडिसिन मैडम वालों की? 12 की होती है 1 बजे तक। यस मैडम, तो 12 बजे अगर तक। मॉर्निंग में 10 से 11:30 तक हो जाए तो बहुत अच्छी होगी। हम्म, असल वो स्पेशल उठना सिस्टर होती है साथ में ना, तो मुझे रूम चेंज करना पड़ेगा। चलो मैं ना सुबह फिर आपकी 10 o'clock रखूंगी, 11 o'clock नहीं रखूंगी। फिर हम हो सकता है ये 3 o'clock वाली स्किप करके तो वो मॉर्निंग वाली में ही रख लें, ठीक है। और अगर 3 o'clock हुआ भी तो जो टॉपिक रहेगा वो फिर हम बाद में कर देंगे। बाकी जो नहीं आ रहे हैं चलो उनको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर देंगे। चले अभी हम आगे करते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया एंड वॉन गिरकी डिजीज जो सी है उसके अंदर क्या हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। पेशेंट विद वॉन गिरकी डिजीज या गिकर्स जो भी आप प्रोनाउंस करते हो, विच डाइट, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डाइट यू रिस्ट्रिक्ट यू वुड एडवाइस कार्बोहाइड्रेट्स। एक होता है जिसमें आप फ्रुक्टोज सुक्रोज इस तरह से है कि वो नहीं दोगे, एक है जिसमें आप ये दोगे। ये किसका MCQ है, किसी को आइडिया? ये मेडिसिन वालों को होगा, है किसी को आइडिया?
उसमें आप ग्लूकोज और उसके जो से है ना वो देते हो। बच्चों किसी को भी यस नहीं पता? मैडम, एक है जिसमें मैम एक है एक ऐसा है एमसीक्यू, मैडम लेकिन जिसमें मुझे हम याद नहीं आ रहा अभी कि किस डिजीज में था। अच्छा माशाल्लाह सबको ही याद नहीं आ रहा, एक साथ भूल गया सब कुछ। ये याद है कि एमसीक्यू था। ये तो मुझे भी याद है। चलो एक सेकंड में देखती हूँ। इधर ये रहता रह जाने। ग्लूकोज। शाबाश सबको, सब इकट्ठे भूले हो। मतलब वो कहते हैं ना एकता होना बेसिकली। अच्छा ना ये भी मुझे लगता है कि जब भी ना हम ऐसा कुछ ढूंढने लगते हैं ना तभी वो चीज ही गुम जाती है। चलो छोड़ो, अभी नहीं मिल रही, फिर देखेंगे इसको। यार ये अब आप लोगों ने खुद ही ढूंढना है, अपने लिए ढूंढना है। ये मेडिसिन वालों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं मिला मुझे। अच्छा जी, डिहाइड्रेशन थर्स्ट इज स्टिमुलेटेड बाय सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन एंजियोटेंसिन 2। हाँ जी, एंजियोटेंसिन 2 का तो ये हो गया। तो शॉर्ट एक्शन और जो आपका दूसरा है वो क्या है? मैडम salt and water retention. सॉरी, Salt and water retention. सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन कह रहे हैं। अच्छा, और कुछ? वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है। ये किस डॉक्टर ने जवाब दिए? सबा। डॉक्टर सबा, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही हैं। डॉक्टर काजी सॉरी बट ये आंसर नहीं था। शॉर्ट टर्म वेजो कंस्ट्रिक्शन है, मगर फिर भी आपने ट्राई किया, दैट्स वेरी गुड। मगर ये सर्जरी वाले क्यों सो रहे हैं? मतलब हद होगी। ये वेजो कंस्ट्रिक्शन मैंने कितनी दफा एमसीयू कराया सर्जरी वालों। मैडम सर्जरी वाले उधर टाइपिंग कर रहे हैं। अच्छा एक सेकंड में देखूं टाइप होके पहुंचे अभी तक। अच्छा क्वेश्चन मार्क के साथ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये मैडम तो मुझे अकबर। पता था कि आपने लेट देखना है इस वजह से। ओह अच्छा, इसलिए क्वेश्चन मार्क भी भेज दिया है। सही सही। एक्चुअली वो देखने का टाइम नहीं मिलता ना। चले खैर, बच गए। अच्छा एक एंजियोटेंसिन 3 के साथ आता है। सर्जरी वाले जरा टाइप कर दें। Receptor act as transducer by increasing response to repeated stimulus। देखो by increasing repeated stimulus, ये दो चीजें हैं। by increasing repeated stimulus ये चीज याद रखनी है। एमसीक्यू में वो ये इंक्रीज और रिपीटेड स्टिमुलस दोनों आपको कंफ्यूज करता है, भूल जाता है। ठीक है, तो रिस्पांस भी इंक्रीज कर रहा है और स्टिमुलस भी इंक्रीज कर रहा है बार बार। ठीक है। अच्छा ये रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड बाय मूवमेंट एंड चेंज इन पोजीशन इज प्रोप्रियोसेप्टर्स। ठीक है, जो आपका मूवमेंट चेंज के साथ है वो है प्रोप्रियोसेप्शन। मुझे एक बात बताओ, प्रोप्रियोसेप्टर इसको बहुत पसंद है प्रोप्रियोसेप्शन। ठीक है रफीनी? DCML pathway मैम। जी जी ठीक है, लेकिन मैंने पूछा नहीं। ओके, ये डीसीएमएल पाथवे से एसोसिएटेड है जी। ठीक है, डॉक्टर तला कह रहे हैं। रफीनी और क्रोस पिसिनियन मीजनर्स, मुझे बताओ चेंज इन पोजीशंस ऑफ द जॉइंट्स किसका काम है? पास है वो बंदा जो बताएगा। रफ़ी साहब का। ये देखो अभी जो तारीफ कर रहे थे वो फौरन बोले हैं, क्यों? रफीनी। ठीक है, हाँ जी मैम रफीनी। टाइप वाले नहीं बोल रहे, दूसरा बोल रहा हूँ मैं, डॉक्टर उसामा। ओह डॉक्टर उसामा, डॉक्टर यूसुफ दोनों मुझसे बहुत मिक्स होते हैं। चलिए ओके डॉक्टर उसामा। अच्छा ये रफीनी है, ठीक है, इसको अब आपने याद रखना है। अच्छा क्रूज किसके लिए? वाहिद है जो कोल्ड के लिए। पसीनियन किसके लिए? हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक तो डीप होते हैं, दूसरा हाई फ्रीक्वेंसी होता है। अच्छा जी मुझे एक बात बताओ, लो के लिए कौन सा है? मीजनर। मीजनर्स। लो फ्रीक्वेंसी 120s में और हाई वाली 400s में। ठीक है। अच्छा कौन सा पाथवे है डीसीएमएल डॉट लात वाला, लैटरल और एंटीरियर। ठीक है,
स्पाइनोथैलेमिक। इनमें से कौन सा पाथवे है जो आपकी ट्यूनिंग फॉक्स सेंसेशन से एसोसिएटेड है? मैडम इंटीरो लेटरल के साथ। अच्छा, कोई और जवाब दे। DCML है मैम। डीसीएमएल डॉक्टर काजी? DCML मैम। जी, जी, डॉक्टर काजी डीसीएमएल है। डॉक्टर काजी न्यूरो वीक है? नहीं मैडम, DCML के साथ हमारे पास प्रॉपर। ठीक है मैडम, अभी याद आ गया। ओके, चलो ठीक है। लेकिन मुझे लगता है ये पॉइंट्स अच्छा चलो, अगर आज हमारा सब नहीं कवर हुआ तो कल हम कवर करके फिर हम परसों स्टार्ट कर देंगे अपना क्या? अपना सीएनएस, न्यूरो। ठीक है? हाँ जी, न्यूरो, ठीक है। अच्छा, ये पर्सन इज डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज व्हिच फैक्टर कंडीशन इंक्रीज हिज रेस्पिरेटरी रेट प्रोप्रियोसेप्शन। देखो ये प्रोप्रियोसेप्शन का रेस्पिरेटरी रेट के साथ भी उसने कहा, ठीक है, कि एक्सरसाइज कर रहे हैं रेगुलर, ठीक है, कंडीशन इंक्रीजेज हिज रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है, तो प्रोप्रियोसेप्टर्स। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इज मीडिएटेड बाय एच2 रिसेप्टर्स, ठीक है। अभी सिमेटेरिन का सुबह हमने क्या किया था? डॉक्टर काजी बता रहे थे। गायनोकेमिस्ट्री है मैडम। वो किसका फीचर था? क्लाइंफिल्टर। का। जी, जी। इन स्टेबल सीओपीडी डिजीज कीमोरिसेप्टर्स बिकम लेस सेंसिटिव टू पीसीओ2, ठीक है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन अगर होने लग जाए तो एसिडोसिस हो जाएगा या अल्कलोसिस हो जाएगा? एसिडोसिस। एसिडोसिस ठीक है, होगा। एसिडोसिस हो जाएगा। अब एक एमसीक्यू कहते हैं कि वो ना जो ब्लड में थी आपकी वो मूव कर जाती है, ऐसे नहीं, लंग से जोन से ना ब्लड में आने लग जाते हैं, ऐसे करके कोई एमसीक्यू है जिसमें वो कहते हैं कि जो मैडम आरबीसीज है ना वो। हाँ जी, वो हाँ तो जी। हमारे पास मैडम जब हाइपर बंदा ब्रीदिंग करते हैं तो मैडम उस जिस तरह स्ट्रेस में या कोई और एंशियस कंडीशन में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को वॉश आउट करते हैं ना, तो उस वजह से फिर हाइपरवेंटिलेट। अल्कलोसिस हो जाती है और हमारे पास कैल्शियम बाउंड हो जाता है एल्बुमिन के साथ, तो टेटनी आ जाती है मैडम। फिर क्या हो जाती है? टेटनी आ जाती है ना उसके बाद। टेटनी। अच्छा, नहीं, नहीं, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ। उसमें ना वो डॉक्टर काज़ी एमसीक्यू आते हैं, वो कहते हैं कि जो आपकी आरबीसी का है ना वो एसिडोसिस वो पता नहीं कम हो जाते, ज़्यादा हो जाता है, ऐसे करके अब सिनेरियो बेसिकली मुझे याद नहीं है ना, स्टेटमेंट याद हो ना, तो उस लिहाज से बेसिकली वो सॉल्व करता है। तो अगर आरबीसी से कार्बन डाइऑक्साइड चले जाएगा तो एसिडोसिस हो जाएगा, अल्कलोसिस हो जाएगा। लेट्स सपोज एक रफ एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडोटिक है ना, तो चला जाएगा तो फिर अल्किलोटिक हो जाएगी, और अगर इधर आने लग जाएगा तो फिर एसिडोटिक हो जाएगी। ऐसे करके कुछ सिनेरियो है, या जाती है या आती है, या अल्कलोसिस होता है या एसिडोसिस, अब मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट देखोगे तो आपको ये वाली बात याद आ जाएगी। ऑक्सीटोसिन गिव्स टू फीमेल बट शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इट। तो ये बेसिकली देखो, जैसे हम कहते हैं ना एंड्रोजन की जो आपकी है रेजिस्टेंस आ जाती है या इनसेंसिटाइजेशन हो जाती है, तो जब भी एक चीज़ आप दे रहे हो बट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो या तो उसके रिसेप्टर ऑक्युपाइड है या रिस्पॉन्स कम आ रहा है, तो रिसेप्टर्स इन मायोमीट्रियम, ठीक है। डोज बढ़ाई जा रहे हो बट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ठीक है। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की कॉम्पनसेशन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही हो। डॉक्टर यूसुफ वो तो ठीक है, मैं आपको वो एमसीक्यू की बात कर रही हूँ। मैकेनिज्म तो सबको पता है कि एसिडोसिस, अल्कलोसिस, फिर मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी, कॉम्पनसेटेड, अनकॉम्पनसेटेड, या फिर आपका वो जो है होता है नाइन गैप और वो सब कुछ, वो सारी चीज़ें नहीं कह रही मैं। अच्छा, नाइन गैप क्या होता है? मेजर्ड नाइन केटाइन या अनमेजर्ड नाइन केटाइन? मेजर्ड। मेजर्ड याद रखना है। अच्छा जी, तो अच्छा, अब कितना ऑक्सीटोसिन दोगे तो एडिमा कॉज होगा? ये फ्लूइड रिटेंशन करता है, ऑक्सीटोसिन फ्लूइड रिटेंशन। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं आता? 20 इंटरनेशनल यूनिट दैट इज 5%। गायनी वालों, गायनी का है कोई इधर? गायनी का कोई नहीं? ओके, चलो 20 इंटरनेशनल यूनिट 5%। रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं ऑक्सीटोसिन के? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते ही आते हैं। जैसे फ्लैट चैम्प है ना आपका, उस तरह इसमें कौन सा है? मैडम इधर बुक में नहीं क्या IP3 हमारी होता है। मीटिंग? IP3। IP3 और किधर होता है? सीसी के यूज क्या करता है? कैल्शियम, ठीक है। हाई एफिनिटी ऑफ फॉर रिसेप्टर्स, हाई एफिनिटी फॉर रिसेप्टर्स
फ्री ट्राई आयोडोथायरोनिन। मुझे बताओ T3 और T4 ब्रेन डेवलपमेंट के लिए कौन सा है? T3 T3 T3। फ्री फॉर्म कौन सी फ्री होती है, बाउंड कौन T3 सी होती है? हाँ जी, फ्री T3। रिवर्स T3 ठीक है, और ये बताओ कि बाउंड फॉर्म कौन सी होती है? T4 T4। ज्यादा ब्लड में कौन सा होता है? T4 कितना परसेंट? ऑलमोस्ट कोई 90 पता नहीं कितना परसेंट है, 90 पता नहीं 8 है 7 है, इस तरह करके देख 95 लेना। अच्छा 95 है। द पार्ट ऑफ स्पाइनल ग्रे मैटर, ठीक है। नॉक्शियस स्टिमुलस मैंने बताया लैमिना 1, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टिमुलस फॉर हाई थ्रेशोल्ड मैकेनो रिसेप्टर्स। अच्छा ये मुझे आया था क्वेश्चन अगस्त में कि ईयर्स में जो से रिसेप्टर्स हैं वो कौन से? मैकेनो है, कीमो है, इलेक्ट्रो है, कौन से? मैकेनो है मैम। मैकेनो होंगी मैडम। मैकेनो, ठीक है। मैंने नहीं मैकेनो किया, मैं कैसे हो सकता है मैकेनिकल, कैसे हो सकता है, लेकिन मैंने गलत किया उसको, ठीक है। बाय लैमिना टू सब्सटेंशिया जेलाटिनोजा, ठीक है, जेलाटिन। तो जेलाटिन आपने मैकेनो रिसेप्टर्स, हाई थ्रेशोल्ड मैकेनो रिसेप्टर्स, एक लो थ्रेशोल्ड होते हैं, एक हाई थ्रेशोल्ड होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ना लैमिना ना ऐसे करके बना होता है यू, ठीक है। लैमिना 1 2 3 4 5 ऐसे करके ना। फिर 7 वाला इधर आपका क्लार्क न्यूक्लियस, 7 वाला और 10 वाला आपकी इसकी केनाल के साथ, सेंट्रल केनाल के साथ एसोसिएटेड होता है। फिर इस तरह करके ना बाकी के लैमिनास होते हैं। तो जो आपका 1 है, ये जो सा आपका 1 है, ये वाला 1 वाला क्या है? नोसिसेप्शन, ठीक है, DCML के साथ। 2 वाला आपका हाई फ्रीक्वेंसी, हाई जो सा है थ्रेशोल्ड मैकेनोरिसेप्टर्स। जो आपका फिर 4 और 3 है, 3 और 4 वो क्या है? लो थ्रेशोल्ड मैकेनोरिसेप्टर्स, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको कहा कि जो आपका 7 वाला है वो क्लार्क न्यूक्लियस, और जो 10 वाला है वो सेंट्रल वाला केनाल, ठीक है। होगी समझ लग गई? अभी इसकी पिक्चर भी मैंने लगाई, मैंने देखा ही नहीं कि ये पॉइंट भी है। तो लो थ्रेशोल्ड मैकेनोरिसेप्टर्स टर्मिनेट एट 3 और 4, और जो हाई वाले हैं वो 2 में, सब्सटेंशिया जेलाटिनोजा। एक और पूछता है वो, सब्सटेंशिया जेलाटिनोजा एक और था, इसी से रिलेटेड है, अभी वो देखते हैं बाद में। तो नोसिसेप्टर टर्मिनेट इन लैमिना 1 2 एंड इन 5, मोस्ट सी फाइबर टर्मिनेट इन लैमिना 2। तो ये जो हाई जो उनसे आपके थ्रेशोल्ड मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, ये कहाँ एंड करेंगे? लैमिना 2 में, एंड दे आर एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू हाई थ्रेशोल्ड मैकेनो रिसेप्टर। सी फाइबर्स के फीचर्स क्या हैं? स्लो पेन। मैडम ये स्लो फाइबर है unmyelinated है। और एनेस्थीसिया में होता है। एनेस्थीसिया में होते हैं। ओके, और पोस्ट मैडम पेन वेजो कैरी करते हैं, स्लो पेन कैरी। मैंने कहा डी दूसरे कौन कह रहे हैं स्लो पेन के अलावा? वेजो कंस्ट्रिक्शन इफेक्ट भी होता है मैडम। ये बस किसी को एक को याद है, और वो बस डॉक्टर ये यूसुफ है, डॉक्टर उसामा उसामा है मेरा ख्याल है। नहीं मैम, ये डॉक्टर यूसुफ है। ओके चलो, सी फाइबर्स हैं तो पोस्ट साइनेप्टिक होते हैं, स्लो पेन है, एनेस्थीसिया, अनमाइलिनेटेड है, स्लो पेन है, और वेजो कंस्ट्रिक्शन इफेक्ट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैडम माइलिनेटेड है कि अनमाइलिनेटेड है? ये अनमाइलिनेटेड होते हैं। एक होता है पीएच एनेस्थीसिया, सुना है ये कभी? मैडम सुना तो है। पेन, हाइपोक्सिया, एनेस्थीसिया, जब भी आएगा ना ए बी सी, सी बी ए, और इधर क्या था? बी, ये भी मुझे देखना पड़ेगा, एक सेकंड होल्ड। फाइबर्स अब आ गया हमारे पास।
हाँ जी, लोकल एनेस्थीसिया में अगर आपने करना तो सीबी ए का है, प्रेशर है तो एबीसी है, और अगर ये है तो बीएसी है, ठीक है? एक चीज़, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं आपके पास, पोस्ट गैंग्लियोनिक सी है ना, तो सी से पहले एक है बी, वो है प्री गैंग्लियोनिक, ठीक है? ऑटोनोमिक है दोनों, ऑटोनोमिक, ठीक है? पेन फ्रॉम फिंगर टिप्स A delta. Proprioception from fingertips plus algebra arithmetic questions beta fibers. Stress plus frustrated N1 theta waves. Infant brain EEG delta waves. ठीक है, फास्ट पेन में आपका ए अल्फा इज ग्रेटर देन ए डेल्टा ग्लूटामेट। फास्टेस्ट और फास्ट में फर्क है। हाँ जी, क्या फर्क है? फास्टेस्ट में कौन सा है, फास्ट में कौन सा है? ए अल्फा फास्टेस्ट है फास्टेस्ट तो और ए ए है डेल्टा मैडम। कौन सा है, वो फास्ट है। हाँ जी, ऊपर से आते हुए फास्टेस्ट से स्लो पेन, ठीक है? ये मैं आप लोगों के ना ग्रुप में दोनों में शेयर कर रही हूँ, ठीक है? ये देख लेना, दोनों ही देख लेना। जनरल ग्रुप में तो सारे ही हो, इसलिए जनरल में कर दिया है। अब 2 ग्रुप्स में इकट्ठा नहीं हो रहा था, बाकी मैंने रीड कर दिया। चलो, अब यहाँ पे ये खत्म हो गया आप लोगों का। अब हम पढ़ते हैं ये सेल साइकिल। देखो, सेल साइकिल के लिए पहले हम जनरल सेल साइकिल देख लें। फेजेस होते हैं हमारे पास सेल साइकिल के, इंटरफेज, दूसरा है माइटोसिस, ठीक है? इंटरफेज में आपके पास सेल की जो डीएनए सिंथेसिस और प्रोडक्शन और उसकी प्रिपरेशन है, वो सारी चीज़ें होंगी, और फिर वो नेक्स्ट साइकिल में प्रिपेयर करेगा ताकि वो माइटोसिस को एंटर करे, ठीक है? तो ये द सेल ग्रोज एंड कॉपीज इट्स डीएनए। G1 इज सेल ग्रोथ, पहले वो सारे ऑर्गेनेली को तैयार करेगा, ठीक है? और जो इसमें सेंट्रोसोम है उसको उसको वो कॉपी करेगा, ठीक है? ऑर्गेनेली को कॉपी करेगा। फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, सिंथेसिस करेंगे आपके डीएनए का एस में, ठीक है? फिर उसके बाद क्या होगा, फर्दर ग्रोथ होगी और प्रिपेयर करके करेगा माइटोसिस के लिए। और इसके दरमियान फिर आपके चेक पॉइंट्स होंगे, ठीक है? कि कोई एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं है। गवर्नर होता है और एक होता है गार्डियन। हु इज गवर्नर एंड हु इज गार्डियन? गवर्नर इज आरबी, गार्डियन इज P53, ठीक है? तो मैंने यूं किया था आरबी रब, ठीक है? अल्टीमेट जो हमारी पावर है, गवर्नर है वो अल्लाह जी हैं, आरबी रब, ठीक है? और गार्डियन इज P53। चलो, तो ये जो P53 है ना, तो ये गार्ड कर रहा होता है सेल साइकिल को। फिर इसमें ना मुख्तलिफ एमसीक्यूज हैं कि कौन सा, जैसे सिस्प्लाटिन है और इस तरह से मुख्तलिफ हैं जो नेफ्रोटॉक्सिक है और इस तरह करके। तो ये सारे जो केमिकल्स है ये मुख्तलिफ आपके ना इफेक्ट कर रहे होते हैं। इसका बहुत अच्छा बना हुआ है आपकी फर्स्ट एड की बुक में, और ये इंपॉर्टेंट है एनेस्थीसिया वालों के लिए, ये इंपॉर्टेंट है मेडिसिन वालों के लिए, और ये इंपॉर्टेंट है गायनी वालों के लिए, ठीक है? वो पिक्चर अगर मुझे मिल गई तो कल मैं डिस्कस करूंगी। द सेल साइकिल डिवाइड्स डीएनए एंड साइटोप्लाज्म। तो बेसिकली सबसे पहले क्या होगा कि डीएनए बना, फिर उसके बाद आपकी वही के इक्वेटोरियल प्लेट, फिर वो सारी चीजें होकर फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, ठीक है? फिर फॉर्मिंग 2 न्यू सेल्स, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है? जी नॉट रेस्टिंग फेज है, जब सेल को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी फिर वो डिवाइड करेगा। प्रोफेज में बेसिकली क्या होता है, जो कॉइल्ड हुई चीजें वो अनकॉइलिंग होगी, ठीक है? मेटाफेज में क्या होगा जी, इक्वेटोरियल प्लेट में कब आएंगे? अलाइनमेंट कब होगी? इक्वेटोरियल प्लेट कब होगी? सेपरेशन कब होगी? सेपरेशन टीलोफेज में। ठीक है। सिस्टर वो एक आता है आपका आइसोक्रोमोसोम, ठीक है? उसमें ये सेपरेट एक दूसरे के सामने पैरेलल ऐसे पड़े होते हैं, यूं करके एक आइसोक्रोमोसोम का भी आता है। चलो अभी देखते हैं, फिर मैं एमसीक्यूज कराती हूँ ये वाली। तो मैम प्रिपेयरिंग, यहाँ पे तो इस रफी के अंदर तो एनाफेज में लिखा हुआ है कि द काइनेटोकोर सेपरेट एंड क्रोमोसोम मूव टू द ऑपोजिट साइड। तो देखो ना, एक टेलोफेज सेकंड, में तो नहीं लिखा हुआ। ठीक है, करते हैं, ठीक है, करते हैं अभी उसको, कोई नहीं। अच्छा, सबसे पहले आपके पास आई ये देखो, G1 फेज, ठीक है? G1 मैंने भी बताया कि ऑर्गेनेली गैप 1 एक्सटेंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ग्रोज इन साइज, स्पेसिफिक एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड, डीएनए बेस्ड यूनिट्स आर एक्यूमुलेटेड। तो अच्छा, ये भी पूछता है सी और जी वाला, थायामीन और अपना क्या था, थायम गुआनिन, टी किसके साथ करता था? एक तो यूरासिल था ना, दूसरा क्या था? बेस, ये टी ए आता है।
C8 चलो। थायमिनोराइडिन। इसमें डबल बॉन्ड था, इसमें ट्रिपल बॉन्ड था जी मैम। और 3 Yes, बेस madam. यूनिट्स यूज। ओके, 3 बेस का कोडॉन होता है ना, ठीक है, CGT ऐसे करके जो भी है, ठीक है। तो ये भी एक MCQ था पुरानों वालों में कि 3 बेस का ना वो करता है यूज़, ठीक है। और डाइसल्फाइड बॉन्ड का भी था कुछ इंपॉर्टेंट। चलो अब वो मुझे रैंडम आई जा रहे हैं क्वेश्चंस, मैं जल्दी-जल्दी बताई जा रही हूँ। तो DNA बेस यूनिट्स आर एक्यूमुलेटेड। अच्छा, फिर ये 0 फेज़ है जिधर वो रेस्ट करेगा। सेल एंटर्स G0 फेज़ फ्रॉम अ सेल साइकिल, चेक पॉइंट इन द G1 फेज़। सेल रिसाइड इन दिस फेज़ अंटिल द रिसीव अप्रोप्रिएट सिग्नल्स कि भाई डिवाइड करना है या नहीं, एबनॉर्मल है तो नहीं करना है तो फिर आप जाओगे एस फेज में, ठीक है। एस फेज में क्या है, सिंथेसिस फेज है ये, ठीक है। यहाँ पे फिर डीएनए साथ बनेगा। फिर G2 फेज देखो, अगर आप यहाँ पे देखो तो माइटोसिस छोटा है, साइटोकाइनेसिस उससे छोटा है, जो आपके सेल डिवीजन वाला साइकिल है ये सबसे लंबा है ये वाला, ठीक है। ये कुछ और का टाइम है और इसमें कौन सा ज्यादा लंबा है, G1 और G2 ऑलमोस्ट सेम लग रहा है, एस छोटा है इसमें सिंथेसिस फेज, ठीक है। तो कितना कितना टाइम है शायद मैंने आगे मेंशन किया हो। सिंथेसिस फेज में प्रिपेयरिंग मशीनरी फॉर सेल साइकिल, डीएनए सिंथेसिस, क्रोमोसोम नंबर इज डबल्ड। फिर G2 फेज है इसमें प्रिपेयरिंग सेल फॉर डिवीजन, अर्ली एनर्जी स्टोरेज फॉर क्रोमोसोम मूवमेंट, माइटोटिक स्पेसिफिक प्रोटीन, आरएनए एंड माइक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट सिंथेसाइज, ठीक है। ये देखो G1 स्टार्टिंग फेज ऑफ ग्रोथ, गैप बिटवीन माइटोसिस ऑफ प्रीसीडिंग, पिछला जोन सा प्रीसीड क्या होता है, पिछला होगा अगला होगा, Preceding मैंने अगला मैडम। नेक्स्ट। अच्छा एक आता है आपका, अच्छा MCQs में ना वो प्रीसीडिंग और एक और लफ्ज है अभी मुझे याद नहीं आ रहा जिस तो वो यूज करते हैं इसके लिए। उसमें फिर आपने ये देखना है कि जिस तरह लैग और लीड है ना, ठीक है, लैगिंग एंड लीडिंग, उसी तरह तो वो यूज करते हैं। आपको नहीं समझ लग रहा हो तो पिछला पूछ रहा है या अगला। अच्छा तो G1 फेज आ गया, G1 फेज आपके पास था G1, फिर है G0, फिर है आपके पास S, फिर आपके पास G2 और फिर आपके पास ये सेल साइकिल कंप्लीट हो जाता है। G2 से इधर ये माइटोसिस में चला जाएगा, तो माइटोसिस के बाद फिर G1 आ जाएगा। तो G1 स्टार्टिंग फेज ऑफ ग्रोथ फेज, इसमें क्या है कि गैप बिटवीन माइटोसिस ऑफ प्रीसीडिंग राउंड ऑफ सेल साइकिल एंड डीएनए सिंथेसिस ऑफ करंट साइकिल, ठीक है। सेल इंक्रीज इन साइज, ग्रोथ फेज फॉर आरएनए, ईच क्रोमोसोम विद सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। डीएनए की प्रोडक्शन किस तरह होती है, हमने वो किया था ना अपना ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन वगैरह, ठीक है। उस चीज को भी इसमें याद रखना है। एस फेज में क्या डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्ड हो गया इधर, ठीक है, मतलब डीएनए ने एक अपनी कॉपी बना ली। G2 में क्या है, गैप बिटवीन डीएनए सिंथेसिस एंड डिसीजन टू डिवाइड, चेक पॉइंट कंट्रोल बिफोर माइटोसिस। तो एक चेक पॉइंट हो गया ये, एक चेक पॉइंट हो गया ये, जब आपने G2 से माइटोसिस पे जाना है, ठीक है। एम फेज सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ 2 डिप्लॉयड सेल्स, साइटोकाइनेसिस जो उसका साइटोप्लाज्म है उसके डिवीजन। G1 एस फेज, S2 G2 फेज, इंटरफेज, ठीक है। 12 to 20 इसको कहते हैं इंटरफेज, इन तीनों को। ये 12 to 24 आवर्स है, ठीक है। एम फेज इज 1 to 2 आवर्स, माइटोसिस इज 1 to 2 आवर्स और ये पूरा एक दिन 24 आवर्स, ठीक है। ये इधर भी वही बात हो रही है सारी, चेक पॉइंट बिफोर एप्लीकेशन G1, ठीक है। G1 और S के दरमियान एक चेक पॉइंट हो गया। G2 जोन G0 जोन सा वो आपका रेस्ट पे चला जाएगा। आफ्टर द G1 S चेक पॉइंट द सेल इज कमिटेड टू डिवाइड होने के बाद एस में डीएनए डुप्लीकेट कर गया, G2 सेल प्रिपेयर्स द माइटोसिस, फिर यहाँ पे फिर एक चेक पॉइंट है ये देखो। आफ्टर द G2M चेक पॉइंट द सेल कैन डिवाइड, तो G1 और S के दरमियान एक फेज है और फिर आपका G2 और M के दरमियान एक चेक पॉइंट है। माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन टेक प्लेस इन M फेज। चलो ये हो गया। अब कुछ लेबाइल सेल्स होते हैं, कुछ स्टेबल सेल्स होते हैं और कुछ आपके परमानेंट सेल्स होते हैं। परमानेंट कौन से होंगे, जो डिवाइड करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। लेबाइल डिवाइडिंग है, स्टेबल जो उनसे एक फेवरेबल कंडीशन में करेंगे। परमानेंट जो बिल्कुल नहीं डिवाइड करते, जिस तरह के आपके नर्व हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, कार्डियक टिश्यूज हैं, लेंस है, स्केलेटल मसल्स, ये वाला सीक्वेंस अक्सर पूछ लेता है। उसमें आपको लेंस दिया हुआ होता है इसने, ठीक है। बाज दफा लेंस दिया होता है, बाज स्केलेटल, बाज दफा इसने न्यूरॉन्स दिए होते हैं, ठीक है।
कार्डिक के साथ हाल ही एग्जांपल आता है, उसमें सीक्वेंस नहीं पूछता, ठीक है। स्टेबल रेस्ट एट जी नॉट एंड अंडर हेमोस्टैटिक स्टैटिक कंडीशन डोंट डिवाइड बट आफ्टर इंजरी डिवाइड्स, ठीक है। जिस तरह के पैंक्रियाटिक सेल्स हैं, पीसीटी है, पेरियोस्टियल सेल्स हैं, किडनी है, लिवर है, लिम्फोसाइट्स हैं, सब याद करने की जरूरत नहीं है। इधर पीसीटी याद रख लो, ठीक है, और साथ में आपके लिवर लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ये इधर है जो आपके डिवाइड करते रहते हैं, स्किन, सबसे इंपॉर्टेंट स्किन, ठीक है। ये इसके साथ पूछता है वो, बोन मैरो, फॉलिकल, जर्म सेल्स, ठीक है, ये सब कुछ। अब ये देखो माइटोसिस पे आते हैं, 1 मिनट। सेल जंक्शन इसको छोड़ो, इधर से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमारे पास ये आपके एसके जोन से ना लास्ट डेज वाली फाइल, वो उसके अंदर से है, ये वाला इंटरफेस। इंटरफेस वाला कौन सा पॉइंट था? and preparation of DNA. मैंने माइटोसिस कहीं नहीं लगाई। अच्छा अच्छा, 1 सेकंड है ना, मुझे सिर्फ 1 मिनट देना, जस्ट 1 मिनट। इसको खत्म करने इधर माइटोसिस हो रही है टेबल देखकर। अच्छा ये देख लो, अब हम आते हैं अपनी माइटोसिस पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका इंटरफेस तो हमने कर लिया। The nucleus and nuclear envelope are distinct and the chromosomes are in the form of thread-like chromatin. सबसे पहले ये condensed हुए पड़े थे, सेंट्रो, ये क्या होते हैं भाई? Bare सेंट्रोसोम bodies. जी, सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम, ठीक है। इसकी भी आपकी वो होती है, डुप्लीकेशन होती है, ठीक है। एक एमसीक्यू था, वो कहते हैं कि माइटोसिस करना है तो इसकी इसकी पहले आपकी वो की रेप्लिकेशन होगी, ठीक है। तो ये आपकी करता है किसके अंदर, वो जी जो है ना, वो आपकी G1 फेज में बेसिकली ऑर्गेनेली सेंट्रोसोम इन सब की डुप्लीकेशन वगैरह हो रही होती है, ठीक है। मतलब प्रिपरेशन हो रही होती है, फिर उसके बाद आपका डीएनए सिंथेसिस होता है, पहले ऑर्गेनेली और फिर आपका डीएनए। अच्छा, तो न्यूक्लियोलस ये आपकी फिर सेगमेंटेड होने लग जाता है, ठीक है। क्रोमैटिन जो सा कंडेंस था, न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है। ये जो सा क्रोमैटिन है, ये आपका जो कंडेंस है वो थोड़ा सा अब आहिस्ता से लूजनिंग होगी, ठीक है। प्रोफेज में क्या है, द क्रोमोसोम अपीयर कंडेंस एंड द न्यूक्लियर इन्वेलप इज नॉट अपीयर, ठीक है। तो इधर जो बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, इसमें भी प्रोफेज है और फिर प्रोफेज है और प्रो हाँ प्रोफेज है, फिर प्रो मेटाफेज है और फिर मेटाफेज है, ठीक है। प्रो मेटाफेज में जोन सा है, ये देखो, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इधर न्यूक्लियर इन्वेलप फ्रेगमेंट्स पड़े हुए हैं आपके, ठीक है। जबकि मेटाफेज में बिल्कुल न्यूक्लियर इन्वेलप फ्रेगमेंट्स भी नहीं है। तो जो इक्वेटोरियल प्लेट की बात कर रही थी ना, मेटाफेज पे मैंने लिखा हुआ था, ये देखो इक्वेटोर जो बिल्कुल सेंटर से जा रहा है,
ठीक है। तो ये आपका इक्वेटोरियल प्लेट है, तो यहाँ पे अलाइन हो गया, ये है मेटाफेज। थिक कॉइल्ड क्रोमोसोम्स ईच विद 2 क्रोमैटिड्स। सिस्टर 2 क्रोमैटिड्स, जो एक रिप्रेजेंटेटिव अलील क्या होता है, अलील पार्ट ऑफ जीन ऑन सेम क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम। हाँ जी, आर लाइंड अप ऑन द मेटाफेज प्लेट, ठीक है। तो इधर आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी अलाइनमेंट होगी इक्वेटोरियल प्लेट पे। इसके बाद है आपकी एनाफेज। एनाफेज में बेसिकली अब ये सेपरेशन हो रहा है, ठीक है। द क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम हैव सेपरेटेड एंड मूविंग टुवर्ड द ऑपोजिट पोल। सेपरेशन आपकी एनाफेज में हो गया, ठीक है। अब ये जो आमने सामने ये आइसोक्रोमोसोम्स है, ठीक है। अच्छा जी, टीलोफेज। टीलोफेज में जो आपका प्रोफेज में हुआ है ना, उसका ऑपोजिट होने लग जाएगा, नहीं उस जैसा होने लग जाएगा कि जो आपका वहाँ पे जा रहा था, जैसे न्यूक्लियस जा रहा था तो यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप आने लग जाएगा, वहाँ पे कंडेंसेशन खत्म हो रही है, ये फिर कंडेंस होने लग जाएंगे। द क्रोमोसोम्स आर एट द पोल, और जो वो पोल पे नहीं मतलब मूव कर गए थे, ये देखो ये मूव कर रहे थे, ये वापस पोल पे आ गए अपने, ठीक है। and becoming more diffuse, the nuclear envelope is reforming, the cytoplasm may be divided। और इधर मेन जोन है, अब साइटोप्लाज्म डिवाइड करने लगा है, तो साइटोकाइनेसिस में कंप्लीट डिवीजन होगी, ठीक है। इंटू 2 डॉटर सेल्स इज कंप्लीटेड। तो मेन एमसीक्यू है ये वाला, इक्वेटोरियल प्लेट। दूसरी चीज है आपकी कि कहाँ न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर, कहाँ अपीयर। साइटोप्लाज्म कहाँ पे डिवाइड करेगा, आपका जो ये वाली चीज है ये वापस कहाँ पे आएगी आपकी, ठीक है, ये वाली। nuclear envelope is reforming, the cytoplasm may be dividing and chromosomes are at the pole and becoming more diffused, ठीक है। ये सारी चीजें अब हम इसके एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। प्रोफेस, क्रोमोसोम कंडेंस एंड बिकम विजिबल, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द क्रोमोसोम्स। जो स्पिंडल फाइबर था बेसिकली ऐसे करके जो उनसे फाइबर्स आ रहे हैं जो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रूफ मेटाफेज, क्रोमोसोम बिगिन टू मूव एंड न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर्स। मेटाफेज में क्रोमोसोम अलाइन, क्रोमोसोम थिकेस्ट, तो ये आपकी वो इक्वेटोरियल प्लेट में अलाइनमेंट होगी। एनाफेज में क्रोमोसोम सेपरेट, सेपरेशन इज एट एनाफेज, ठीक है। जबकि अभी सेपरेशन हुई है, ऑपोजिट पोल पे नहीं गए, सेपरेशन हुई है। टीलोफेज, 2 सेपरेटेड सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्रोमोसोम डीकंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स, जो कि आपका ऑपोजिट किसके था, इसके प्रोफेज के, ठीक है। फिर आपका है इंटरफेस, डीएनए रेप्लिकेशन, क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन, बार बॉडीज आर स्टडीड। बार बॉडी का स्टडी करते हैं ये, ओहो, बार बॉडी का बेस्ट स्टडी कर स्टडी रहे हैं, मेटाफेज पे होती है। ठीक है। बेस्ट स्टडी मेटाफेज में होती है, तो इंटरफेज मेटाफेज, ओके। डॉक्टर तलहा, बार बॉडी की स्टडी है वैसे कुछ और है मेटाफेज से रिलेटेड? मैम वो क्रोमोसोमल स्टडी है। हाँ जी, मुझे लग रहा था कि क्योंकि मैंने तो कुछ और पढ़ा था। किधर चली गई ये, मेरी बार बॉडी घुमा दी है मैम ये कौन सा पेज है? अब बच्चे ये आपके ना एसके लास्ट डेज रिवीजन नोट्स हैं एसके सीरीज के, ठीक है। वो पीडीएफ में शेयर कर दूंगी, आप लोगों से देख लेना, ठीक है। बट प्लीज इतने उसमें ना जाना, ओहो इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो हमने पढ़ा नहीं है ये वो, और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, भी आप लोग एसके सीरीज पे फोकस रहना, ठीक है। तो मैं शेयर कर दूंगी पीडीएफ, ठीक है। चलो, इंटरफेस डिवाइड्स इनटू G1S G2M फेज, माइटोसिस इज आल्सो पार्ट ऑफ इट, ठीक है। एस फेज, डीएनए रेप्लिकेट्स 5 to 6 आवर्स का ये, तो माइटोसिस कितने आवर्स का था? 1 to 2 hours। चलो अब इधर लिखते हैं, माइटोसिस वाज 1 to 2 आवर्स, ओके। अब वो कहते हैं एस फेज है 5 to 6 आवर्स, एस से ये और 5, ठीक है। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स एक्ट ऑन दिस फेज, साइटोटॉक्सिक ड्रग किधर करेंगे, एस फेज पे, ठीक है। फिर था G2 फेज, G2 फेज, एस फेज के बाद कौन सा आता है, G2 फेज। G2 फेज है 3 से 4 घंटों का। चेक पॉइंट इफ डीएनए हैज रेप्लिकेटेड प्रॉपर्ली। एस फेज में आप देखते हो कि जो ऑर्गेनेली वगैरह वो ठीक से रेप्लिकेट हुए, सेल से मतलब सेल इस काबिल है कि आप उसका डीएनए प्रिपेयर करो।
अब G2 में क्या है कि डीएनए प्रिपेयर हो गया, वो चेक करता है डीएनए ठीक बना है कि नहीं बना, ठीक है। अच्छा जी2 फेज सेकेंड फेज ग्रोथ बिटवीन एस फेज एंड माइटोसिस हमें पता है, माइटोसिस एम फेज, शॉर्टेस्ट इज 2 और। अब ये वाला एमसीक्यू देता है कि ये शॉर्टेस्ट 2 आवर्स का। मसल स्पिंडल अलाइनमेंट एंड असेंबलेज, तो माइटोसिस एम फेज में, ठीक है। एम फेज कौन सा है? मेटाफेज, ठीक है। न्यूक्लियर कंटेंट डिवाइड्स, मेटाफेज। सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग टू ऑपोजिट साइड, तो प्रोफेज में सेपरेट मूव करने लग जाता है। और वापस कब आता है? टेलोफेज। ठीक है। क्रोमोसोम बिगिंस टू डिवाइड, मेटाफेज। डिवीजन ऑफ क्रोमैटिड्स, एनाफेज, ठीक है। डिवीजन तो अलग अलग कब होंगे? एनाफेज में। नॉन डिसजंक्शन, ठीक है। नॉन डिसजंक्शन अगर सेपरेट हो रहे हैं तो वो भी एनाफेज में, तो नॉन डिसजंक्शन भी हो रहा है तो एनाफेज। तो ये जो ट्राइसोमेज और ये सब कुछ है, नॉन डिसजंक्शन होता है ना कभी कभी उनमें, यस मैम। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाना, ठीक है। तो कंप्लीट डिवीजन किस में है? टीलोफेज में कंप्लीट डिवीजन है, जिसमें आप टीलोफेज एक दफा देख लो। टीलोफेज कौन सा था? ये कि वो अब ऑपोजिट पोल्स पे चले गए, कंप्लीट डिवीजन, ठीक है। हाली डिवीजन नहीं, अब कंप्लीट डिवीजन की बात कर रहे हैं। तो बार बॉडीज हेट्रोक्रोमैटिन है, बार बॉडीज हैव एक्स क्रोमोसोम सीन अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, एब्सेंट इन टर्नर, स्कैंटी इन टर्नर, ठीक है। डायग्नोस्टिक टर्नर, तो ये सब चीजें छोड़ दो बच्चों। इस तरह आप लोगों का सेल साइकिल हो गया है। अब हम इधर से पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी, और फिर ये क्लास खत्म, मैं फिर सर्जरी वालों को कराऊंगी। आज लेट तक होगी क्लास सर्जरी की। अच्छा जी, ग्रेटेस्ट ब्लड फ्लो पर 100 ग्राम टू विच ऑर्गन? सेम क्वेश्चन आता है, किडनी। ऐसे यही स्टेटमेंट होती है। ड्रग रिसेप्टर्स आर प्रोटीन इन नेचर, हाँ जी। कौन सा ड्रग है जो कि आप के पास रिसेप्टर नहीं होते जिसके? ये जिसने आंसर किया वो पास। A drug which has no receptors. ऑप्शन दे मैम। अच्छा चलो, कॉन्स्टिपेशन भी कॉज करता है वो। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्लू दिया मैंने, अभी ऑप्शंस देते तो फिर तो सब नहीं पकड़ लेना था, ठीक है। लेकिन मैंने कहा क्लू से भी कोई पकड़ लेगी। कौन थी, कौन डॉक्टर साहब है? सुमेरा। डॉक्टर सुमेरा। जी मैम। ओके ओके ओके। चले, मैक्सिमम ब्लड फ्लो एट रेस्ट, ठीक है। रेस्ट पे लिवर को कितना जा रहा है? 1500 ml, और किडनी को 1260 ml। नॉर्मल यूरिन आउटपुट डेली का कितना होता है? मिनिमम और मैक्सिमम दोनों 2500। कितना? 15 to 25, और अगर 500 से कम हो तो फिर वो उसमें चला जाता है कॉलिक। अली को। अच्छा, ये 15 to 25 है, ये 15 to 500 to 1500 है? 500 to मैडम 15। 500 to 1500 है। हाँ, 500 to 1500। एक एमसीक्यू वो 500 के साथ देता है कि मिनिमम के साथ पूछता है फिर ना 500। मैक्सिमम ब्लड फ्लो 100 ग्राम एट रेस्ट, कैरोटिड बॉडीज एंड किडनी, ठीक है। 1000 के साथ अपना देखो 1500 है किडनी, अपना लिवर, किडनी है 1260 रेक्टो, इसको इस तरह नहीं होगा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट फ्लो 100 ग्राम टू विच ऑर्गन, ठीक है। फ्लो पर 100 ग्राम कह रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज किडनी का जो भी वेट बनता है, ठीक है। तो पर जो आपको कह रहा है ना, लेट्स सपोज इतना सा चंक 100 ग्राम है, तो इसको कितने 100 ग्राम 100 ग्राम 100 इस तरह करके, ठीक है, यूं कह रहा है। अच्छा, मैक्सिमम ब्लड फ्लो 100 फ्लो पर 100 ग्राम, फिर वो एट रेस्ट, तो कैरोटिड बॉडीज एंड किडनी, ये वाला कैरोटिड बॉडीज के साथ भी आएगा। ऑर्गन विच रिमूव 70-80% एट रेस्ट, हार्ट, ठीक है। और कहाँ से लेगा? फैटी एसिड से लेगा। ड्यूरिंग एक्सरसाइज देयर इज डिक्रीज ब्लड फ्लो टू किडनी, स्प्लैंक्निक, ठीक है। ये यही सीक्वेंस है। और बच्चों, इफ किडनी इज नॉट देन स्प्लैंक्निक, ये पूछता है, ये आपका कार्डियक का जो फर्स्ट टेबल है ना, कि ड्यूरिंग रेस्ट आपका हार्ट को किधर से करेगा, ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होगा, लोकल मेटाबोलाइट कब होंगे, सिंपैथेटिक कब होगा, ठीक है। और ये सारा स्केलेटल मसल्स का क्या होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका कार्डियक का फर्स्ट पेपर जोन सा है टेबल। और ये आपको जनरल जोन से ना पेपर 1 के क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। इसको लाजमी करना है आपने।
कल मैं वो टेबल सुनूंगी। ट्रू रिगार्डिंग मियोटिक डिवीजन, वो मेरा वीक है इसलिए मैंने इधर क्वेश्चंस नहीं पूछे, स्ट्रांग होता तो मैं इधर पूछ के तो साथ ही आंसर्स बताती। ट्रू रिगार्डिंग मियोटिक डिवीजन इज प्रोफेज इज लॉन्गेस्ट, प्रोफेज लॉन्गेस्ट है, ठीक है। आपका 1 to 2 आवर्स का अगर माइटोसिस है, मियोटिक डिवीजन लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका मियोसिस 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 लिखा है ना इसने, माइटोसिस नहीं लिखा। चलो खैर, तो इसका प्रोफेज 1 है लॉन्गेस्ट। इंटरफेज में कह रहा है G1 फेज है। सेल इंक्रीज इन साइज इन गैप 1, इंश्योर एवरीथिंग इज रेडी फॉर डीएनए सिंथेसिस। एस फेज है सिंथेसिस, डीएनए की सिंथेसिस हो रहा है। ड्यूरिंग दिस फेज क्रोमोसोम रेप्लिकेशन हो रहा है। G2 फेज में इंटरवल बिटवीन डीएनए सिंथेसिस एंड माइटोसिस मोस्ट रेडियो सेंसिटिव अलोंग विद माइटोटिक फेज। देखो रेडियो सेंसिटिव कह देना इसको। और मुझे बताओ वो जो आपके ड्रग्स थे, जो वो कहाँ पे कर रहे थे? एस फेज पे मैम, एस साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, ठीक है। इधर अपने उसमें लिख लो साइटोटॉक्सिक इधर, रेडियो इधर, ठीक है। जैसे हम कहते, अच्छा कीमो के लिए क्या था? एपोप्टोसिस था। और रेडियो के लिए क्या था आपके पास? रॉस या H2O2, ठीक है। रॉस जोन से किस तरह करते हैं? न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरियल जोन से उससे करते हैं। माइटोसिस में आगे, माइटोसिस प्रोसेस इन विच पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू न्यू डॉटर सेल्स। द डॉटर सेल contains same number and type of chromosome as in parent cells. अच्छा, it has the following stages. Prophase. Chromosome of the nucleus become condensed into well-defined chromosomes. Nucleolus within the nucleus dissolves. Chromosome first visible with parallel chromatids. तो ये nucleolus का disappearance का बात करता है इधर, ठीक है। और वो जो आपने कहा था सेंट्रोसोम जोन से है वो ऑपोजिट साइड पे मूव करेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डिस्टर्बेड गिविंग माइटोकॉन्ड्रियल एक्सेस टू क्रोमोसोम। काइनेटोकोर्स असेंबल्स एट ईच सेंट्रोमियर ऑन द क्रोमोसोम। अच्छा, और ये भी कहते हैं कि स्पिंडल फॉर्मेशन कहाँ होगी? यहीं पे होगी, ठीक है। और सेंट्रोसोम जोन से हैं वो ऑपोजिट साइड पे मूव करना शुरू कर देंगे। सर्टेन माइक्रोट्यूब्यूल्स बाइंड टू काइनेटोकोर्स। अच्छा, माइक्रोट्यूब्यूल्स का किस तरह का स्ट्रक्चर है? 18 + 2 9 इन आर्म, ठीक है। मेटाफेज में क्या है? अटैच, हाँ जी, ट्यूबुलर शेप है मैडम ट्यूबुलर, इसका। हाँ जी, ऐसे करके पड़े होते हैं, ठीक है। अटैच माइक्रोट्यूब्यूल स्टार्ट पुलिंग क्रोमोसोम्स टुवर्ड ऑपोजिट एंड ऑफ द सेल, ठीक है। ये मेटाफेज में क्या होगा? इक्वेटोरियल प्लेट रिजल्टिंग टेंशन कॉजिंग क्रोमोसोम टू अलाइन एट, अभी मैंने क्या लिखा हुआ है? चलो, ये मेटाफेज प्लेट, थिकेस्ट क्रोमोसोम्स, थिकेस्ट कब सबसे ज्यादा होंगे? मेटाफेज में। बेस्ट क्रोमोसोमल स्टडी, तो बार बॉडी कहाँ होगी? बार बॉडी कहाँ पे स्टडी करेंगे? प्रोफेज में। प्रोफेज, प्रोफेज था नहीं, इंटरफेज में आपका, इंटरफेज, ठीक है। G1 G2 और G, वो उसके बाद जोन से ये वाला इंटरफेज। ओके। इंटरफेस नहीं, ठीक है, एक सेकेंड डॉक्टर तलहा, ये देखो ना, ये देखो इंटरफेस जोन से है ना, ये वाला ही है, ये वाला आपका, ये वाला, ठीक है। G1 G2, और उसने स्पेसिफिकली नहीं बताया कि G1 है G2 है कहाँ पे है, ठीक है। लेकिन प्रोफेज नहीं कहना। अच्छा, क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्फ ऑन स्पिंडल फाइबर्स, एनाफेज द काइनेटोकोर सेपरेट्स, ठीक है, वो सेपरेशन हो जाएगी एंड क्रोमोसोम मूव टू द ऑपोजिट साइड्स, तो क्रोमोसोम्स ऑपोजिट साइड पे मूव कर जाएंगे। अच्छा, इसके बाद आ गया आपका टीलोफेज। एनाफेज में मेरे ख्याल से नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ लिया। टीलोफेज, रिवर्सल ऑफ प्रोफेज एंड प्रोमेटाफेज, मैंने ये कहा ना पीछे कि आप अगर रिवर्स कर दो उसको तो ये आपका हो जाएगा। देखो काइनेटोकोर्स क्या है बेसिकली, कि ये जो आपका डीएनए का जो आपका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है ना, ये जिस माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आ प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट अटैचेस क्रोमोसोम टू द स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो ये स्पिंडल्स हैं और ये क्रोमोसोम्स है, तो ये जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है इसको काइनेटोकोर कहते हैं। टीलोफेज, तो रिवर्सल ऑफ प्रोफेज प्रोमेटाफेज, द न्यूक्लियर इन्वेलप
reforms, chromosomes decondensed or relaxed, form chromatin, mitosis is completed. Each daughter nuclei has an identical set of chromosomes with 2 chromatids. ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो हमने की है। अभी जरा मुझे एक सेकंड, मैं स्क्रीन गायब कर रही हूँ और मैं क्वेश्चंस पूछने लगी हूँ आप लोगों से। तो मुझे ये बताओ जल्दी जल्दी कि लॉन्गेस्ट कौन सा है माइटोसिस में, लॉन्गेस्ट फेज? प्रोफेज। प्रोफेज। ठीक है, मुझे बताओ ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम अरेंज इन इक्वेटोरियल प्लेट कहाँ होगा? मेटाफिज। मेटाफेज। ठीक है, तो इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल सेल हैज डबल क्रोमैटिड्स? डिवीजन कहाँ पे कंप्लीट हो रही है? मैडम टीलोफेज में। तो बस उधर ही होगा ना डबल क्रोमैटिड्स। ठीक है, और मुझे ये बताओ कि अच्छा, तो 2 क्रोमैटिड्स टीलोफेज में हो गया। ठीक है, कैरियोटाइपिंग अकर इन विच फेज? बताओ कैरियोटाइपिंग, सेल जहाँ पे पढ़ते हो किस में पढ़ते हो? मेटाफेज। मेटाफेज। कैरियोटाइपिंग उधर ही। हाँ जी, ठीक है। और खवातीन क्यों नहीं बोल रही? रिप्लाई कर रही है, मैसेज कर रही है रिटर्न। मेटा बोल। सॉरी मुझे समझ नहीं लगी। मेटाफेज बोला है मैम। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। मैडम बहुत अच्छा बॉडी जी, से का पूछे। बाय बॉडी का पूछो। रिगार्डिंग replication of DNA in normal meiotic division occurs in, replication of DNA in normal mitotic division occurs in mitosis interphase। इंटरफेस। इंटरफेज में आगे कौन सा? एस फेस। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, a person has a blunt penetrating wound in abdomen during healing, all cells enter G1 phase except one which remain in G0, which of the following cell remain in G0? इसका नहीं आएगा आप लोगों को, फिर भी मैं ऑप्शंस दे देती हूँ। हार्ट स्केलेटल मसल, मसल। ये कैसे आता है? ये कैसे आता है? मैम ये पिछली बार से मुझे याद है। और दूसरी डॉक्टर साहबा को कैसे याद है? मैम जी नोट को स्केलेटन के साथ वैसे ही रट्टा लगा है। वाह क्या बात है, दोनों ने रट्टे लगाए हैं। ठीक है, मैं होती मैं कभी भी जवाब ना दे पाती। ठीक है, चलो बाकियों के लिए भी G0 में जो चला जाएगा तो वो आपका स्केलेटल मसल्स हैं। तो एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। 17-year-old ड्राइवर, ठीक है, ऑफ अ पिकअप ट्रक इज इन्वॉल्व इन अ कोलिजन, ही इनकर्स blunt force abdominal trauma. In response to this injury, cells in tissues of the abdomen are stimulated to enter the G1 phase of the cell cycle from G0 phase। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप इज मोस्ट लाइकली टू रिमेन इन G0? तो स्केलेटल मसल्स हैं। ठीक है, अच्छा जी चलो अभी हम कर ही रहे हैं तो लेट मी चेक कि आप लोगों को कितना आता है। ठीक है, अल्सर्स ड्यू टू हाइपरटेंशन, मेलेटोनिन। मार मार्टोरल। ठीक है, मैं कहती हूँ मर्डर वाले, मर्डर नहीं मर्टर वाले। ठीक है, दैट इज हाइपरटेंशन, मार देती है। ठीक है, अच्छा जी इन कुशिंग्स में कौन सा होगा? कुशिंग्स। मैम मार्जुलन एल होगा। वाले, एल वाले। व्हाट इज एल? मार्टोरल? मैम मार्जुलन। नहीं बच्चों, जो आपका है ना ये कुशिंग अल्सर्स, ये ब्रेन वाले होते हैं। ठीक है ना, इसमें ब्रेन की साथ एक आएगी। ठीक है, हाइपरटेंशन नहीं, ब्रेन के साथ आएंगे वो। ठीक है, अच्छा जी, अल्सर्स ड्यू टू हाइपरटेंशन या आपका ये आता है इसका ना ब्रेन के साथ आता है ये। ठीक है, अच्छा जी, अल्सर कॉज बाय एनारोबिक स्टेफ, आंसर मैं ऑप्शन देती हूँ। मेलनी। मेलिनी, बैक्टीरिया मिलता है और आपको कोई वो दे जाता है ना, बीमारी दे जाता है। ठीक है, तो मेलिनी। ठीक है, अच्छा बर्न में कौन सा है? कर्लिंग। कर्लिंग। कर्लिंग एंड और मार्जुलन। मार्जिनल, स्किन की मार्जिन पे। ठीक है, कर्लिंग एंड मार्जिनल। ठीक है, अच्छा जी, अल्सर कॉज बाय नॉन हिमोलिटिक वही हो गया आपका। और चलो ये आप लोगों को आता है। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वन, तो अच्छा वो देता है जी, एक बच्चा था उसने लॉन्ग वॉर्म्स निकाले, उसको डिस्निया हो गया, क्या था वो? स्केरियसिस। हाँ जी जी जी, फीमेल है, उसको सार्कोइडोसिस है, उसकी क्या फीचर होगी? नॉन कीजिएटिंग ग्रैनुलोमा। ठीक है, और इसका नो 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 डॉक्टर तलहा, रेतिमा नोडोसम। हाँ जी बायलेटरल फीमेल। जी जी लिम्फेडेनोपैथी। जी, बायलेटरल हेलर लिम्फेडेनोपैथी।
देखो बच्चों, ये सारे फीचर्स हैं। जब फीमेल पे जाओगे ना तो आपने इसको पिक करना है, एरिथेमा नोटोसम, तो डॉक्टर काजी ने कहा, ठीक है। अच्छा जी, पेनिसिलिन एलर्जी का सबसे ज्यादा जो एक पैथोलॉजी जी, ब्रोंकोस्पाज्म, और आप ड्रग कौन सा दोगे? I am adrenaline Adrenaline. एड्रेनालिन, ठीक है, और ये कौन सी टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी है? type 1. टाइप ठीक 1, है, ओके ठीक है। वो कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो अपर मोटर न्यूरॉन लेन इन कॉर्टेक्स। हमने उस दिन एमसीक्यू किया, सर्जरी वाले बताएं। रैंडम भी बता सकते हो, मगर वैसे बताओ। Options दे रहे अच्छा इधर अब देखो, अपर मोटर के तो मैं बहुत सारे ऑप्शंस दे दूं, बट हाइपर रिफ्लेक्सिया और आपका ये डॉक्टर मदीहा ने लिखा हुआ है हाइपर रिफ्लेक्सिया, ठीक है। हाइपर रिफ्लेक्सिया आंसर आ रहा है इधर। एएफपी रेज्ड है, इसका कार्सिनोमा किसका है? hepatocellular. Hepatocellular. ठीक है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ओके ओके। हीमोफीलिया में आपको क्या मिलता है जॉइंट्स में? Hematosis. Arthrosis, hematosis. हीमाटोसिस हीमार्थ्रोसिस, तो है। किसके क्रिस्टल्स मिलते हैं? Crystal. यूरिक एसिड। नो, मैम वो शायद Charcot-Leyden कोलेस्ट्रॉल या crystals. लिपोफस्किन के शायद मिलते हैं। Ma'am, डॉक्टर जवेरिया, Charcot-Leyden crystals. डॉक्टर जवेरिया ने कहा कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स, ठीक है, ये याद रखना है। ये आपके रफीकी ना सार्कोइडोसिस का ऊपर वाली लाइन है, सबसे पहले वाली लाइनों में। मुझे टेबल की लाइंस भी याद है क्योंकि ये स्पेसिफिक फीचर था, ठीक है। अच्छा चलो, करेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूक्लियस, यूक्रोमैटिन इन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव टू फॉर्म राइबोसोमल डीएनए, ठीक है। यूक्रोमैटिन, ये वाली लाइन अंडरलाइन कर देना, ठीक है। करेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूक्लियस, यूक्रोमैटिन इन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव टू फॉर्म राइबोसोमल डीएनए। अच्छा जी, करेक्टरिस्टिक ऑफ राइट वेंट्रिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन ऑफ पल्मोनरी ट्रंक, ओरिजिन ऑफ एओर्टा। Origin of pulmonary trunk. पल्मोनरी जी ट्रंक, जी 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 जी। अच्छा जी, ओल्ड लेडी है, कुशिंग सिंड्रोम है, व्हाट विल बी करेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर प्रेजेंट, ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम ब्रूजिंग, में क्या? स्किन, ठीक है, नहीं इस ओके ओके ठीक है, स्ट्राया। मुझे इसकी ना एक सीक्वेंस बताओ क्या होगा। Increase intracranial pressure. नहीं वो तो और ठीक है बच्चों, हाँ ट्राइड भी बता दो आप इसका। increase intracranial pressure, decrease respiratory rate और bradycardia. ठीक है, ये तो ट्राइड हो गए। मेडिसिन वाले तो बेचारे ट्राइड्स में फंसे रहते हैं। नहीं, एक होता है ये जो आपका एब्डोमिनल स्ट्राया है ना, ये मैडम होता है, और स्किन ब्रूजिंग इज मोर देन abdominal स्ट्राया, is more than hyperglycemia. अच्छा वैसे मुझे ना इसका सीक्वेंस याद नहीं है, अगर यही है तो देख लेना, नहीं तो मैं अभी थोड़ी देर में ढूंढ के आप लोगों को लाजमी ये भेजती हूँ। और वो जो थायरोटॉक्सिकोसिस में होता है, जिसमें पेरिफेरल वो होता है आपका मस्कुलर जोन सा है, मायोपैथी और वो सब कुछ, कि वो इसमें भी होता है, कुशिंग में भी होता है? इसमें होता है ना डॉक्टर मदीहा? मैडम इसमें तो होता है मैडम, हमारे पास जो लोअर लिम्ब में टिबिया में होती है, लेकिन अच्छा ये जो पेरिफेरल वेस्टिंग वाला है ना, ये इज ग्रेटर देन जो आपका ना स्ट्राया वगैरह वो है, ठीक है। अच्छा एक एमसीक्यू आते हैं अंकल आंटी वाला, कि जी वो उसके अंकल हैं, उसको भी है और उसको दूसरी लेडी को भी है, तो वो क्या होगा? तो वो आपने क्या करना है, वो करना है आपका ये जो है, स्क्रीन शेयर हो रही है, जी जी। ओके। तो उसमें फिर आपने स्ट्राया वगैरह करने हैं, और ये जो पाल्मर एरिथीमा करना है, ठीक है। इसमें वो इस तरह है मैडम कि उसको कैंसर है अंकल को, और अच्छा उसमें कौन सी फीचर होगी जो आ, उसके जो वाइफ में भी है, तो तो इस तरह एरिथम वाइफ में, या वो कोई अंकल है तो फिर वो कैसे हो सकता है ना, उसकी वाइफ में क्यों होगा, मतलब वो तो फिर उसकी। मैडम प्रेगनेंसी के साथ हमारे पास तो होता है ना एरिथमा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल होता है, सही, इसीलिए उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, ये आपने बताया नहीं ना, इसलिए। चले, करेक्टरिस्टिक साइन ऑफ सेरिबेलर डिजीज इज डिसडाइडोकोकाइनेसिया। इसका आप मुझे सीक्वेंस जल्दी से बता दो। डिसडाइडोकोकाइनेसिया इज ग्रेटर देन Metria, इज ग्रेटर देन dysarthria, नो नो nystagmus, नेस्टिग्मस। nystagmus, and then dysarthria. डॉक्टर तल्ला क्लिनिक बंद कर लिया, या थोड़ा टाइम दे दें बंद करने का हम? नहीं मैडम, अब एक दफे क्लास के बाद बंद करूंगा।
Okay. An adult complaining of dyspepsia and loss of appetite with history of alcohol consumption. ठीक है, liver biopsy reveals alcoholic liver disease, तो Mallory bodies intermediate filaments भी से associated होते हैं. अगर आपके पास ट्रीटेड हेपेटाइटिस ए है तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं नजर आएगा. अगर आपके पास क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी है तो उसमें आपको पेरिपोर्टल पोर्टल फाइब्रोसिस होगी. ठीक है, ये सारे एमसीक्यूज आते हैं. अच्छा बच्चों, अब ये लास्ट है टॉपिक. पर्सन है ईटीटी है. ठीक है, अगर ईटीटी डालते हैं तो डेड स्पेस बढ़ेगी कम होगी? मैडम बढ़ेगी. बढ़ेगी. आपने एक्सटर्नल एक कंडक्शन जोन है ना वो उसका, ठीक है, मतलब एयर का एक पाथवे ज्यादा बना दिया, आपने उस पाथ को लंबा कर दिया जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है जहाँ पे आपकी सिर्फ कंडक्शन हो रही है. ठीक है. अच्छा जी, तो ईटीटी के साथ इवेपोरेशन आएगा. अनकवर्ड पड़ा हुआ है, अगर सिर्फ अनकवर्ड पड़ा हुआ है. ठीक है, एक होता है आप उसकी सरफेस के साथ, दूसरा होता है आपका नेकेड होता है, तीसरा होता है ह्यूमिड होता है. ठीक है, मुझे बताओ ह्यूमिड के साथ कौन सा है और नेकेड के साथ कौन सा है और सरफेस के साथ कौन सा है? सरफेस के साथ तो चलो कंडक्शन हो गया. ठीक है, ह्यूमिड के अनकवर्ड हो साथ गया. कन्वेक्शन है मैम. जी, ह्यूमर के साथ कन्विक्शन ह्यूमिड आएगा, के साथ कन्विक्शन प्लस कन्वेक्शन. कन्वेक्शन है, रेडिएशन. नेकेड में रेडिएशन. ठीक है, अनकवर्ड है और पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, तो कंडक्शन प्लस रेडिएशन. ओनली ह्यूमिडिटी कन्वेक्शन. ओनली टेम्परेचर मेंशन. ठीक है, जिसमें आपने रेडिएशन करना है. ठीक है, रेडिएशन क्यों करना है? ओनली टेम्परेचर मेंशन. बताओ, रेडिएशन में नेकेड के साथ टेम्परेचर समझ नहीं लग रही. चलो वैसे ये सेपरेट ऐसा आता नहीं है. क्या ईटीटी मतलब? ट्यूब, मैंने कहा ना कि ये सिर्फ टेम्परेचर मेंशन्ड है कि उसने ह्यूमिडिटी के साथ वो टेम्परेचर को मेंशन कर रहा है ना. ह्यूमिडिटी टेम्परेचर होगा ना, तो ह्यूमिड को कह रहे हैं कि टेम्परेचर मेंशन हुआ तो रेडिएशन. ठीक है. हाई टेम्परेचर इज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विल एक्टिवेट विच मैकेनिज्म टू ट्रांसपोर्ट हीट आउट ऑफ द बॉडी. तो जब टेम्परेचर मेंशन है तो रेडिएशन. ठीक है, इवेपोरेशन एंड नॉन इवेपोरेशन हीट लॉस इज कंट्रोल्ड बाय कोर बॉडी टेम्परेचर. वो कहते हैं किस मैकेनिज्म से आपका बॉडी कंट्रोल करता है सब कुछ, तो कोर बॉडी टेम्परेचर आपका उससे एसोसिएटेड होता है. मैन लाइंग नेकेड, नेकेड है, कपड़े उतरे हुए हैं. ऑपरेशन टेबल, रूम का टेम्परेचर उसने मेंशन कर दिया. ठीक है, तो रूम का टेम्परेचर मेंशन है तो रेडिएशन. अगर वो साथ में सरफेस भी दे रहा है या उसने अलग अलग ऑप्शंस नहीं दिए तो रेडिएशन कंडक्शन. ठीक है, इवेपोरेशन ग्रेडियंट इज मॉनिटर्ड बाय थर्मल ग्रेडियंट. थर्मोपाइल्स क्या होते हैं? ये एमसीक्यू आता है सीपीएसपी का. और ड्यूरिंग सर्जरी, प्रोलॉन्ग सर्जरी, आप कहाँ रखोगे? एसोफेगस. एसोफेगस. ओटी में जाना है उसने, सर्जरी है उसकी, तो कब आप उसको एंटीबायोटिक दोगे? ऑन द टेबल. टेबल. कभी किया ऐसा? मैम बिफोर देते हैं इसे. हाँ, इमीडिएट जाने से हीट थोड़ी लॉस. देर पहले. हाँ ना, थोड़ी देर पहले. इस थॉट. ठीक है, इमीडिएट हीट लॉस इज थ्रू. देखो, वेजोडाइलेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन. वेजोडाइलेशन में क्या होता है? क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन, हीट लॉस. हीट लॉस. और कंस्ट्रिक्शन, हीट हीट मैम लॉस को रिजर्व. शिवरिंग प्रिवेंट. होती है, हीट कंजर्व होती है. हाँ जी, प्रिवेंट हीट लॉस. ठीक है. अच्छा, कंस्ट्रिक्शन ऑफ इरेक्टर पाइलाई, ये किसका मैकेनिज्म है? मैडम ये हीट गूस बम्प्स का जनरेशन की वो है, जी इंटरनल. बताओ. गुड बम्प्स, कंस्ट्रिक्टर इरेक्टर गूस पाइलाई बम्प्स की. का ठीक है. गूस बम्प्स. हाँ जी. Immediate heat loss is through cutaneous vasodilation. Which of the following cause heat loss? Vasodilation. Loss of water by evaporation, insensible loss from body depend on core body temperature. ठीक है. A naked person in AC room. ठीक है. Temperature at 21, humidity 80%. Heat loss through which radiation and conduction. Heat loss through evaporation and non-evaporation depends on core body temperature. How differentiation is done at माइलोसाइट स्टेज, स्टेजिंग ऑफ ग्रेन्यूल्स. देखो, अभी बाज दफा वो स्टेजिंग ऑफ ग्रेन्यूल्स जैसे इसने दिया हुआ है ना, तो बाज दफा वो कहेगा कि आपने बैक्टीरियाज के अकॉर्डिंग करता है. ठीक है, कि आपने उनको कल्चर करने हैं, आपने उनको इस तरह से. ये भी आता है बैक्टीरियाज का, भी मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा. मैम ये ऊपर वाला जो है ये अनेकेड पर्सन ना,
तो इसमें ह्यूमिडिटी भी मेंशन है और टेम्परेचर भी मेंशन है। मतलब कंडक्शन के साथ और रेडिएशन के साथ हमने ये पढ़ा है कि ऑन द टेबल होगा और नेकेड होगा ना, तो इस तरह कैसे याद करें? मतलब ह्यूमिडिटी भी आए और अगर टेम्परेचर भी, तो फिर हम ये दोनों करेंगे कि क्या? नहीं डॉक्टर साहब, फिर ना वो ऑप्शन में आपको ना ऐसे नहीं करेगा कि रेडिएशन लग दिया, कंडक्शन लग दिया, फिर वो ये दोनों इकट्ठे देगा। फिर रेडिएशन के साथ कन्वेक्शन दे देगा, रेडिएशन के साथ इवेपोरेशन दे देगा। ठीक है, ठीक है। समझ लगी बात की? हाँ, वो ऐसे नहीं देगा, क्योंकि मैंने देखे हुए हैं ना, वो फिर ऐसे नहीं देता। वो दो, इन दो में कम से कम कंफ्यूज नहीं करता। अच्छा चलो, तो ग्राम स्टेनिंग, हाँ ग्राम स्टेनिंग याद आ गया। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग का एक क्वेश्चन आता है तो बैक्टीरियाज के लिए। एक आते कुछ भी नहीं कर पा रहे तो कैरियोटाइप, वो क्या करते हो आप उसका? सिरोलॉजी। सिरोलॉजी याद है किसी को ये एमसीक्यू? जी हाँ, जी हाँ। जब किसी चीज से पता नहीं चल रहा तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे सिरोलॉजी? हाँ जी, यूटीआई है एक पेशेंट को, साथ में फीवर हो गया उसको, आप क्या करोगे उसका? ग्राम स्टेनिंग। नहीं, कल्चर करो। किस किस चीज का? अच्छा। ब्लड एंड यूरिन कल्चर। यूरिन एंड ब्लड। भाई फीवर भी आ गया ना, सिस्टेमिक भी आ गया ना, ये चीज देखना है। ये 2-3 एमसीक्यूज आते हैं। तो वो कहते हैं कि एक यूरिन कल्चर लिया हुआ है, तो उसको क्या करोगे? 1 ग्राम था कि पता नहीं 1% क्लेड एगर था। ठीक है, यूरिन कल्चर विद 1 ग्राम या पता नहीं 1% क्लेड एगर। 10 ml with 1 इस तरह है मैडम, 10 ml वो यूरिन with 1। अच्छा, 10 ml यूरिन विद 1 जो भी आता है, ग्राम है कि परसेंटेज है, जो भी है। ठीक है, ये डॉक्टर काजी बता रहे हैं कि 10 ml भी आता है। मैंने 10 ml नहीं देखा, लेकिन 1 वाला जरूर देखा। ग्राम था, परसेंट था। ये कुछ ना आपके कल्चर से रिलेटेड थे, तो मुझे स्टेनिंग ऑफ ग्रेन्यूल से याद आ गया। तो जब भी वो कहेगा कि आपने माइलो साइट्स जो सी हैं, जो आपकी सीरीज हैं, उनको करना है, तो स्टेनिंग ऑफ ग्रेन्यूल्स के कैसे ग्रेन्यूल्स हैं। ठीक है, जैसे आपके WBCs हैं, ग्रेन्यूलोसाइट्स होते हैं, ग्रेन्यूलोसाइट्स होते हैं। अच्छा, तो ये साइटोकेराटिन स्टेनिंग यूजफुल। देखो, साइटोकेराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये सारा नियोप्लेजिया से रिलेटेड है। ठीक है, टू डिटरमिन इट आइज कैंसर। डार्क स्टेनिंग क्या होगा? सेल्स बेसोफिल्स। ल्यूकोसाइट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग देयर मैचुरेशन बाय डिफरेंट स्टेनिंग ऑफ ग्रेन्यूल्स। ठीक है बच्चों, ये लो पैथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत लंबा था, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया।